अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? सलाम, आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? अच्छा जी, ये कनेक्टेड है ना उससे, मतलब यहाँ मूव हो सकता हूँ ना। कभी जो बोला था मुझे तो था जैसे बेहतरीन। इसके बाद मेरी क्लास कितने बजे? देखिए, इसके बाद कितने बजे क्लास है? इसके बाद मेरी कितने बजे क्लास है? 3 बजे है? इसके बाद क्लास में, ठीक है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हमने लास्ट क्लास में बड़ी बेसिक बातें की थी कि एक बिजनेस में जो है वो मालिक पैसे लेकर आता है, उससे हम चीजें खरीदते हैं। याद आ रहा है? इस तरह की हमने को बात की थी, जनरल बातें की थी बहुत। ठीक है जी, आज हमने थोड़ी स्पेसिफिक बातें करनी है, थोड़ी टेक्निकल डिस्कशन करनी है, और आहिस्ता आहिस्ता हमने जो है वो अकाउंटिंग को उठाना है। ठीक है जी, कोई ऐसा बच्चा जो जिसकी आज फर्स्ट क्लास हो? नीचे करो। और तुम्हारी पहली क्लास है। बैकग्राउंड तुम्हारा कॉमर्स का, साइंस का? साइंस बैकग्राउंड। चलो, बैठे नहीं तो क्या मसला, बैठ जाओ, कोई इशू नहीं, बैठे नहीं, बैठ वहीं बैठ जाओ, कोई मसला नहीं, वहीं बैठ जाओ। अच्छा जी, बस वो वाला कनेक्ट कर दो ताकि बच्चे देख ले। अच्छा जी सर, हमने लास्ट क्लास में जो बातें की थी मैं आहिस्ता आहिस्ता रिपीट कर देता हूँ सर। देखें, हम अकाउंटिंग में इस तरह देखते हैं चीजों को कि ये हमारा बिजनेस है। ठीक है जी, एक बिजनेस का आउटसाइड है, एक बिजनेस का इनसाइड है। ठीक है जी सर, आउटसाइड में 2 लोग हैं जो बिजनेस को पैसे देते हैं। एक बिजनेस का ओनर है, एक वो बंदा है जो उधार देता है बिजनेस को। क्या देता है? उधार देता है। अच्छा, एक मालिक और उधार देने वाले में क्या फर्क होता है? क्या फर्क होता है? अच्छा भाई यार देखो, तमाम लोग ना मतलब कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, कोई बंदा खामोश नहीं बैठेगा। ठीक है, कोई बंदा खामोश नहीं बैठेगा, जवाब देंगे, तमाम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। मैं फिर आपको बता दूं, ये एक मेडिकल का प्रोफेशन नहीं है, इंजीनियर का काम नहीं है। आपने हजारों लोगों को जो है वो फेस करना है आगे जाके। जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद बनता है ना, वो कंपनी का सीएफओ बनता है या कंपनी सेक्रेटरी बनता है। और कंपनी सेक्रेटरी और कंपनी का सीएफओ कंपनी की जुबान होती है, वो लोगों से बात करता है, कम्युनिकेट करता है। तो अगर इसी तरह नशई बन के पढ़ाई करनी है तो फिर इस प्रोफेशन में नहीं आओ। ठीक है ना, तो बीकॉम कर लो, ज्यादा अच्छा है। तो कम्युनिकेट करने, घबराना नहीं है। ठीक है जी, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, वलीद, मुनीब 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 मुइज। तो बात करनी है, ठीक है ना। ये नहीं सोचना है कि हम गंजे तो लोग क्या सोचेंगे हैं। मैं भी गंजा हूं, ठीक है, गंजा हो गया हूं। ऐसा है, मालिक का कंसर्न बिजनेस से है और उधार देने वाले का सिर्फ उधार से है। वाह जी, चलो ये भी अच्छी डेफिनेशन है। देखो, मालिक का कंसर्न किससे? बिजनेस से, यानी सर बिजनेस से प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो उसका है। उधार देने वाला बंदा कभी भी लॉस में हिस्सेदार, प्रॉफिट में हिस्सेदार, उसको हम सिर्फ क्या पे करते हैं मोइज? सूद पे करते हैं बस। ऐसा, उस बंदे को हम कभी प्रॉफिट का शेयर नहीं देते हैं। चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी, इस पे भी एक छोटी सी कहानी सुनो। जब हमने ये इंस्टीट्यूट खोला ना, तो जो इस जगह का ओनर है ना, उससे हमसे कहा कि मुझे ना एज अ थर्ड पार्टनर ले ले। जगह मैं देता हूँ, स्किल्स आप लोग की होंगी, थर्ड पार्टनर ले लो। अच्छा, 1 मिनट के लिए हमारे जहन में ख्याल आया कि किराया भी नहीं देना पड़ेगा, ये मालिक बन जाएगा साथ में। अच्छी बात है, रहने दो इसको, फायदा होगा तो ये भी कमा लेगा, नहीं होगा तो नहीं कमाएगा। उस वक्त हमने थोड़ा सा रिजर्व होकर सोचा, नहीं, कल जब बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा ना तो उसको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे।
उस वक्त हम सोचेंगे यार काश किराए पे बात निमट जाती, ठीक है ना, किराया 6 लाख रुपए देना पड़ता, अभी तीसरा पार्टनर होता तो 70-80 लाख रुपए, करोड़ रुपए का प्रॉफिट देना पड़ता उसको, तो मामला क्या हो जाता, खराब हो जाता। तो सर मुझे एक बात बताएं, जो किराए पे चीजें देते हैं, जो उधार पे चीजें देते हैं, उनको हम सिर्फ क्या करते हैं, उनके पैसे वापस करते हैं और साथ में क्या दे देते हैं, थोड़ा बहुत सूद दे देते हैं, ऐसा है? उनको प्रॉफिट का हिस्सेदार नहीं बनाते। अच्छा, ओनर क्या करता है, रिस्क लेता है, बिजनेस चला तो सारा प्रॉफिट उसका, लॉस हुआ तो सारा लॉस उसका, ऐसा है। अच्छा जी, तो मुझे एक बात बताएं सर, ओनर जो पैसे बिजनेस में डालता है ना मेरे बच्चों, उसको हम कहते हैं कैपिटल। क्या कहते हैं, उर्दू जुबान में हम कैपिटल कहते हैं। और उधार वाला जो पैसे देता है ना, वो क्या कहलाता है, वो लायबिलिटी कहलाती है, ऐसा। ये दोनों लोग लेकर आते हैं पैसे, बिजनेस के अंदर डालते हैं, जाने जी। अब मिसाल के तौर पर सर, ओनर ने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किए 1000 रुपए, और जिन्होंने लोन दिया उन्होंने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किए 500 रुपए, तो बताओ कंपनी के पास या बिजनेस के पास टोटल कितने पैसे पड़े हुए, 1500 रुपए पड़े, ऐसा। तो कोई पूछे तो मैं कहूंगा कैपिटल कंट्रीब्यूट हुआ 1000 का, लायबिलिटी कंट्रीब्यूट हुई कितने की, 500 रुपए की, और बिजनेस के सारे एसेट्स, एसेट्स का मतलब है जो बिजनेस के पास पैसे पड़े हुए, वो कितने, 1000 रुपए के। तो सर हमने बचपन में एक इक्वेशन बनाना सीख ली कि सर बिजनेस में जो कुछ मौजूद है उसको हम नाम देंगे, क्या चीज, एसेट्स का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, एसेट्स का नाम देंगे। जो कुछ बिजनेस में मौजूद है एसेट्स है। लाया कौन है, या तो कैपिटल से आया या लायबिलिटी से आया। कैपिटल कितना है भैया, 1000 रुपए का, लायबिलिटी कितनी है, और बिजनेस में पड़ा हुआ क्या है, 1500 रुपए, ऐसा। ये बात भेजे में बैठती है भैया। अब बताएं सर, बिजनेस में पड़े हुए 1500 रुपए, मालिक 1000 रुपए लेकर आया है, लोन हमने सर 500 रुपए का लिया है, ये 1500 रुपए हमारे पास पड़े हुए, डन। अब हुआ ये कि बिजनेस में इस 1500 रुपए को रख के हम प्रॉफिट तो नहीं कमा सकते ना। सैयद जहरा शाह, सैयदा जहरा शाह, इसमें क्या चीज रिपीट कर दूं, अच्छा आपने अभी ज्वाइन किया हो, इसमें से क्या चीज रिपीट करूं बेटा, लायबिलिटी वाला। लायबिलिटी, एक बंदे ने उधार दिया, मैं उधार दिया तो उसका मतलब है वो क्या करेगा, अपने पैसे वापस लेगा, और साथ में क्या लेगा हमसे, थोड़ा थोड़ा बहुत सूद ले लेगा, ऐसा। मालिक, मालिक सर सुख दुख का, ठीक है जी, सुख दुख वाला, ठीक है जी, ये आप, ये प्रॉफिट्स में भी हिस्सेदार है और लॉसेस भी इसी को जाएगा, ऐसा। अब सुनो जरा दोस्त, गौर से सुनना दोस्त, मुझे एक चीज ये बताएं, हमारे पास जो एसेट्स हैं, एसेट्स क्या है सर, एक कंपनी के पास, बिजनेस के पास जितनी भी चीजें मौजूद हैं, जितनी भी चीजें मौजूद हैं वो क्या है, एसेट्स हैं। जैसे मैंने आपको कल भी एग्जांपल दी थी, एआईटीडी के पास क्या चीजें मौजूद है, कुर्सियां हैं, टेबल्स हैं, ये एसी वेसी, ये सारे क्या है, ये एसेट्स हैं। तो इसका मतलब एक बिजनेस में जितनी चीजें मौजूद है वो क्या है। अच्छा सर, अब गौर से सुनना दोस्त, आज हमने इसको जरा सा कुरेदना है, डिटेल में देखना है, ठीक है जी। अब बताएं सर, मैं आपसे पूछता हूं भैया, इसी 1500 रुपए में से, जो कि मेरे पास कैश की फॉर्म में पड़ा हुआ है, किस फॉर्म में पड़ा हुआ है सर, मैंने 1500 रुपए में से 900 रुपए का खरीद लिया स्टॉक। क्या खरीद लिया सर, एक ही होता है स्टॉक, क्या होता है, चलो मैं आसान कर देता हूं। मिसाल के तौर पर सर, एक एसी बेचने वाले के लिए, एसी खरीदता बेचता हूं, एसी क्या है उसके लिए, स्टॉक है सर, ठीक है जी। से मिसाल के तौर पर पंखे बेचने वाले के लिए, पंखे क्या है सर, वो चीज जो आप बेचने के लिए खरीदते हो वो क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। स्टॉक का दूसरे नाम भी है बहुत सारे, आप जैसे जैसे कोर्स में आगे जाते जाओगे आपको पता चलता जाएगा, ठीक है जी। सर हमने स्टॉक खरीदा सर 900 रुपए का, तो बताओ मेरे बच्चों हमारे पास स्टॉक कितने का आ गया, 900 का आ गया। हमारे पास कैश 1500 रुपए था, कम हो गया कितना रह गया, 600। अच्छा, कैपिटल आज भी हमारे पास कितने का है, 1000 का है। और लायबिलिटी, हाँ भाई, मालिक कह रहा है मैंने 1000 रुपए लाए, उधार वाला कह रहा है मैंने 500 रुपए दिए, तो हमसे पूछा जा रहा है कि पैसे गए कहां, क्या जवाब दूं भाई, हमारे पास 900 रुपए का स्टॉक पड़ा है और 600 रुपए का कैश पड़ा है, क्या सारी चीजें जो मालिक और उधार वाले ने दी थी वो हमारे पास मौजूद है, यस सर मौजूद है। अब हुआ ये, गौर से सुनना, हमने इस कैश से 200 रुपए का, 200 रुपए का एक एक छोटी सी गाड़ी खरीद ली। क्या खरीद ली, गाड़ी खरीद ली। हमने कहा काम आएगी बिजनेस में, मालिक को आना जाना होगा, मीटिंग वगैरह करनी होगी, तो 200 रुपए की हमने गाड़ी खरीद ली। अब बताओ सर, हमारे पास स्टॉक के साथ साथ क्या आ गया, स्टॉक है 900 का, फिर कार नाम दे दो, व्हीकल नाम दे दो, बात
एक ही है, कितना जी? अब बताओ, कैश हमारे पास और कम हो गया होगा, कितना? 400, ऐसा। अब बताओ हमारे पास कैपिटल कितने का? 1000 का। और इन दो लोगों का फोन आया, हमने जो पैसे दिए थे वो कहाँ है? क्या जवाब दूं इनको? 900 रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है, 200 की कार पड़ी हुई और 400 रुपए का क्या पड़ा हुआ है? कैश पड़ा हुआ है। ऐसा क्या इनको हम जवाब दे हैं? हाँ सर, इन्हीं के पैसे, इन्हीं को तो जवाब दें। और इन्हीं को हम जवाब दे रहे हैं, भाई तुमने जो पैसे डाले थे वो देखो बिल्कुल सही सलामत मौजूद है। कुछ स्टॉक की फॉर्म में मौजूद है, आ जाओ बेटा, कुछ कार की फॉर्म में मौजूद है और कुछ कैश की फॉर्म में मौजूद है, ऐसा। अच्छा जी, गौर से सुनना दोस्त, यहां तक हमने बात की थी सर। इसके बाद हमने फिर छोटी सी बात की थी, किसके ऊपर? हमने कहा इनकम के दो पार्ट्स होते हैं, कौन से? एक हमारे पास है रेवेन्यू, एक हमारे पास है गेन, ऐसा है? ऐसा है मेरे बच्चों। फिर हमने बात की थी गेन के ऊपर। देखो मैं फिर एक चीज रिपीट कर दूं, आप लोगों ने, आप में से बहुत सारे बच्चों ने नीचे जो है वो इंटरमीडिएट में अकाउंटिंग पढ़ी होगी, कुछ लोगों ने ओ लेवल्स में अकाउंटिंग पढ़ी होगी, ए लेवल्स में अकाउंटिंग पढ़ी होगी। लेकिन जो अकाउंटिंग आप लोगों ने पढ़ी थी उसका एक अच्छा खासा हिस्सा तो यहाँ समझ में आ जाएगा, आपको काम आ जाएगा। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आपको जो चीजें आपके नीचे टीचर से पढ़ाई होती हैं वो मैं उनको गलत नहीं कहूंगा, वो उस वक्त के हिसाब से सही होती है, ठीक है ना। लेकिन जब आप ऊपर आते हो तो फिर आपको पता चलता है नहीं यार, प्रैक्टिसेस चेंज हो चुकी है, चीजें बहुत तब्दील है। मैं जो नीचे पढ़कर आया हूँ वो कुछ और ही है। जैसे बीकॉम का पेपर देने जाओ ना, तो बीकॉम में इनकम टैक्स का एक पेपर है। किसका? इनकम टैक्स का एक पेपर है। उसमें एक लॉ बना था 1979 में। कब? 1979 के बाद लॉ रिवाइज हुआ 1984 में, उसके बाद लॉ रिवाइज हुआ 2001 में, उसके बाद लॉ रिवाइज हुआ 2010 में। ठीक है जी, 4-5 दफा टैक्स का लॉ हर साल रिवाइज होता है, बड़ी पैमाने पे चेंजेस आई, वो 4 दफा आई। लेकिन अभी भी बीकॉम में सवाल किससे आता है? 1979 के ऑर्डिनेंस से। ठीक है जी। अब एक बंदा बीकॉम पढ़ के आया, बैठा क्लास में, और उसने जब सीए का टैक्स पढ़ना शुरू किया तो टीचर ने कहा भाई हाउस रेंट अलाउंस नाम की कोई चीज नहीं होती। खड़ा हो गया, क्या हो गया सर? मैं अभी पढ़कर आ रहा हूँ। क्या पढ़ा रहे हैं आप? मेरे टीचर की उम्र आपसे 200 साल ज्यादा है। मतलब आप कह रहे हैं वो बाबा गलत कह रहा है, आप सही कह रहे हो कि बाबा ने आपको उस कोर्स के हिसाब से पढ़ाया था ना। बाबा गलत कह रहे हैं ना मैं गलत कह रहा हूँ। मैं आपको पढ़ाऊंगा लेटेस्ट चीजें जो अभी स्टैंडर्ड। बाबे ने जो आपको पढ़ाई थी वो उस हिसाब से बिल्कुल सही थी। हम बाबे को गलत, क्योंकि बाबे की वजह से आप यहाँ बैठे हो। जो आपके पुराने टीचर्स हैं उन्हीं की मेहनत है कि आप यहाँ बैठे हो ना, तो उनको गलत नहीं बोलना है। लेकिन हाँ, उस वक्त के हिसाब से जो उन्होंने चीजें पढ़ाई थी वो बिल्कुल सही थी। अभी हमने जो है वो चीजें अपने हिसाब से देखी। डन। अब बता देखो गेन क्या होता है। सुनो सुनो सुनो, और जो सुनो, मैं अपना पहले आज रेवेन्यू से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, फिर आऊंगा गेन के ऊपर। देखो रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स। क्या चीज? ये पता है सेल क्या होता है? उर्दू में लिखो, उर्दू। इसके बड़े मतलब है। आपने एक कोई लतीफा भी सुना होगा इसके ऊपर। सेल जो है ना वो बीवी के लिए वो सेल है जो आप अक्सर सुनते होंगे ना, सेल लगी हुई है, पैसे देने, कपड़े खरीदने, ऐसा। आप कोई इंग्लिश नॉवल पढ़ रहे हैं तो इसको कोई सेल के तौर पे देख रहा होगा, वो कैद खाने को भी बोलते हैं, ऐसा। फिर और क्या हो सकता है? आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, सेल वो जो सेल है वो क्या कहते हैं उसको? अच्छा, आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो सेल वो बैटरी वाला सेल है, ऐसा। लेकिन सर यहाँ ये सेल वेल सिर्फ एक चीज के काम आएगा, जो चीज आप बेचते हो ना, जो उससे पैसे मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? गौर से सुनना, गौर से सुनना। सर मैंने मिसाल के तौर पर स्टॉक खरीदा, कितने का? एक कस्टमर आया, उसने कहा सर ये मुझे खरीदना है, कितने का बेचूं उसको? हाँ, सही जवाब ये था, लोगों ने अपने हिसाब से बता दिया। मैं होता तो 900 का सामान 1000 में दे देता। 1000, फिर एक ने कहा नहीं 1200। अल्लाह के बंदो, सामने वाला कस्टमर जितने पैसे देने को तैयार होगा हम उसमें बेच देगा, निगोशिएट करेंगे, बेच देंगे, ऐसा ना। तो हमने क्या किया, 900 रुपए का सामान 1200 रुपए में बेच दिया। सामने वाले को हमने 1200 रुपए में ये सामान चिपका दिया। अब बताओ सर, 900 रुपए का सामान 1200 रुपए में बेचा गया, कितने का फायदा हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं सेल्स कितने की है? सेल्स 300 की नहीं है। सेल्स 300 की नहीं है। सेल्स कितने की है?
सेल्स है 1200 रुपए की, और इस सेल्स को कमाने के लिए आपने खर्चा कितना किया? 900 का किया है, तो आपको नेट कितना बचा? इसको हम कहते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट और सेल्स में फर्क पता चला? सेल क्या है? टोटल अमाउंट जो रिसीव हुई है, ठीक है ना। एक सर मैंने स्टॉक 900 का खरीदा, कितने में बेच दिया? 1200 में। तो सेल्स कितनी है? 1200। कॉस्ट कितनी है? और प्रॉफिट कितना है? 300। प्रॉफिट और सेल्स में फर्क याद रहेगा। सेल्स टोटल अमाउंट को कहते हैं, कॉस्ट हटाने के बाद जो बचता है वो क्या कहलाता है? प्रॉफिट कहलाता है। ऐसा है। अब बताओ सर, मैं अगर आपसे पूछूं मेरे पास सेल्स कितनी है? 1200 रुपए की। कॉस्ट कितनी है? 900 रुपए की। 300 रुपए का मुझे क्या हो गया? अच्छा, प्रॉफिट आने से लायबिलिटी वाला खुश होगा या मालिक खुश होगा? मालिक खुश होगा। क्यों? सीधी सी बात है सर, मालिक ने प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस शुरू किया था। जिसने उधार दिया वो इस काम में थोड़ी, उसको तो मैंने सिर्फ क्या पे करना है? सूद पे करना है। ऐसा है ना, उसको तो मैंने सूद पे करना है, उसको तो मैंने प्रॉफिट का कोई शेयर नहीं देना। अब मालिक कह रहा है जी मैंने 300 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। कितने का? 300 रुपए का प्रॉफिट। ऐसा गौर से सुनना दोस्त। फिर एक बंदा आया, उसने कहा ये 200 वाली गाड़ी जो है ना, ये मुझे बेच दें आप। मैंने सर 200 रुपए वाली गाड़ी 250 रुपए में बेच दी। कितने में? अब बताओ मुझे गेन कितने का हुआ? अब बताओ सर मेरे पास प्रोसीड्स कितनी है? 250। गाड़ी की कॉस्ट कितनी है? और गेन कितने का है? 50 का। अब जरा गौर से एक चीज सुनना, तरीके से, तमीज से। पहली चीज जो तुम्हारे लेवल से ऊपर की है, आई होप तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो मुझे एक बात बताओ, गुड्स खरीदना बेचना, स्टॉक खरीदना बेचना हमारा रूटीन बिजनेस है, ठीक है जी। गाड़ियां बेचना हमारा बिजनेस नहीं है। गाड़ी हमने खरीदी थी किसके लिए? कि मालिक आएगा जाएगा, बच्चों बच्चों को ले जाएगा, कोई सामान वामान खरीदना होगा तो खरीद लेगा, बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर लेगा। गाड़ी हमने ली थी बिजनेस के लिए। गाड़ी खरीदना बेचना हमारा बिजनेस नहीं है। हमारा बिजनेस क्या है? स्टॉक खरीदना बेचना। हमारा बिजनेस क्या है? स्टॉक खरीदना बेचना। हमारा बिजनेस गाड़ी खरीदना बेचना नहीं है। मिसाल के तौर पर सर मेरी सदर में एक दुकान है, ठीक है जी। सदर में सर मैं मिसाल के तौर पर ये एम्पलीफायर और डेक वगैरह बेचता हूँ सर, ठीक है जी। ये एम्पलीफायर बेचता हूँ। ये एम्पलीफायर मैंने 900 का खरीदा, कितने में बेच दिया? क्या ये मेरा रूटीन बिजनेस है? सर बाहर मोटरसाइकिल खरीदी थी, खड़ी भी थी हमारी। बंदे ने कहा यार ये मोटरसाइकिल 250 में बेचोगे? हमने बेच दी। खरीदी कितने की थी? याद रखना, जब हम रूटीन काम कर रहे होते हैं, हम दो चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं, सिर्फ प्रॉफिट में नहीं। हम ये भी जानना चाहते हैं सेल्स कितनी थी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि कॉस्ट कितनी थी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि प्रॉफिट कितना था। लेकिन नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस में हम सिर्फ एक चीज को फोकस करते हैं, किसको? कि हमारा गेन कितना है, कि हमारा खरीदा कितने का था, बेचा कितने का था। यूजर इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि वो कहता है ये एक आम तौर पे 100 में से कोई एक दिन ऐसा आएगा जिसमें ये ट्रांजैक्शन होगी। तो सर यूजर का फोकस किस पे होता है? गेन पे होता है। रूटीन ट्रांजैक्शन में यूजर का फोकस किस पे? सेल्स पे भी है, कॉस्ट पे भी है और प्रॉफिट पे भी है। ऐसा। तो मुझे एक बात बताएं सर, अगर मैं आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा, आवाम को रिपोर्ट बताऊंगा, तो मैं रेवेन्यू के अंदर ये तीनों चीजें बताऊंगा रूटीन के अंदर। लेकिन मैं जो गेन वाला एलिमेंट है वो सिर्फ आवाम को क्या बताऊंगा? गेन। मैं ये नहीं बताऊंगा उसको खरीदा कितने का था, बेचा कितने का। मैं सिर्फ उसको क्या बताऊंगा? गेन। क्यों? सर एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कोई 100 सालों में एक दफा होती हो, वो 3-4 साल में एक दफा होती है, उसमें यूजर इंटरेस्टेड भी नहीं होता। यूजर किसमें इंटरेस्टेड होता है? भाई स्टॉक कितने का आ रहा है, कितने का जा रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है। ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास स्टॉक था, मैंने कितने का बेचा? 1200 रुपए का। कॉस्ट कितनी थी उसकी? 900 रुपए की। सर प्रॉफिट कितना कमाया हमने? सर हमारा गेन कितना है? 50 रुपए का। सर गेन एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये बताने की जरूरत नहीं है यूजर को कि गाड़ी खरीदी कितने की थी, गाड़ी हमने बेची कितने की। हम सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, क्या चीज? गेन कितने का भैया? 50 रुपए का। ऐसा। सर इसको पहले सिर्फ नोट कर लो, इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में रिफ्लेक्ट कैसे करना है मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा भाई कश्यप कह रही है, वो पूछेगा तो सही ना, आपने गाड़ी बेची है। ऐसे साल में ना कोई 3-4 ट्रांजेक्शन होती है। खाली ड्रम हमने बेच दिए होते हैं, कचरा हमने कंपनी का उठा के बेच दिया होता है, ठीक है जी। को पुरानी गाड़ियां खड़ी हैं वो एक आध निकाल दी हमने। तो हम यूजर को इतनी डिटेल में चीजें नहीं बताते, और बहुत सारी चीजें उसके देखने के लिए। उसको हम ये बताते हैं कि जो हमने
नॉन न्यूट्रिएंट ट्रांजैक्शन किए ना, उसमें से हमने फायदा कमाया या नुकसान किया, बस इससे ज्यादा हम उसको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देते। ठीक है जी। सर अगर कोई बिजनेस अपने एसेट सेल करना स्टार्ट कर दे तो बिजनेस की वीकनेस तो रिफ्लेक्ट नहीं करता। देखो कुछ बिजनेस हैं जिसका काम ही एसेट बेचना खरीदना है, उसके लिए तो वीकनेस नहीं है ना। हाँ, अपने फिक्स्ड एसेट्स निकाल, एआईटीडी कल अपनी कुर्सियां बेचना शुरू कर दे तो पहले इंडिकेशन लोगों के जहनों में क्या आएगी? बच्चे नहीं आ रहे, बच्चे नहीं आ रहे। एसी बेचना शुरू कर दें हम, इसका मतलब बच्चे नहीं आ रहे। तो अपने फिक्स्ड एसेट्स बेचना शुरू करना, यानी जो वो एसेट जो हमने खरीदने के लिए, मैंने बेचने के लिए नहीं लिए थे, लेकिन अब नहीं आ रहे बच्चे, तो हम क्या कर रहे हैं? अपना एसेट बेच, ये मसला क्रिएट कर सकते। प्रोसीड्स का मतलब मैंने उस दिन भी बताया था बेटा, प्रोसीड्स का मतलब होता है कितने पैसे आपने कलेक्ट किए। ठीक है जी। गाड़ी बेच के आपको कितने पैसे मिले? 250। गाड़ी थी कितने की? 200 की। कितने का गेन हो गया? 50 का। ऐसा, वेरी गुड। सैयद मोहम्मद अशर अली, वेरी गुड। अकाउंटिंग लॉस कौन बनाता है? अकाउंटिंग का लॉ बनाता है IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है जी। क्या कभी कोई पाकिस्तानी इसमें गया है? हाँ, पाकिस्तानी इसके बोर्ड पे गए। वो 4-5 पाकिस्तानियों को शर्फ हासिल है कि वो इसके बोर्ड पे गए, यानी उन्होंने स्टैंडर्ड बनाने वाली कमेटी में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है जी। 4-5 पाकिस्तानी हैं, पुराने लोग हैं, नया कोई भी नहीं है। ठीक है जी। सर क्या इनके जो लॉ होते हैं ये सब पे बाइंडिंग होते हैं? हाँ, हम सब पे इनके लॉ बाइंडिंग है। ठीक है जी। क्यों? अकाउंट्स इसके बगैर नहीं बन सकते। अदरवाइज हर बंदा क्या करेगा? अपने हिसाब से अकाउंट्स बनाएगा। एक बंदा कहेगा भाई मैंने 250 रुपए की चीज बेची, 50 रुपए का गेन हुआ है, लेकिन मेरी इतना सर में दर्द हुआ है ये गाड़ी बेचते हुए, इतना मेरे सर में दर्द हुआ है, तो मैं गेन जो है वो 30 रुपए दिखा रहा हूँ, 20 रुपए मैं खुद रख रहा हूँ अपनी जेब में क्योंकि मेरे सर में दर्द हुआ है। तो भाई ये किस स्टैंडर्ड में लिखा है कि सर में दर्द होगा तो तुम गेन का किस्सा खा जाओगे? भाई स्टैंडर्ड में नहीं लिखा, लेकिन मुझे ये फील होता है कि मुझे ये पैसे मिलने चाहिए क्योंकि मेरे सर में दर्द हुआ है। नहीं सर, देखें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे लोग एक ही जैसे बनाएंगे अकाउंट। ठीक है जी। कभी किसी का अकाउंट है कि किसी कंपनी की? ओजीडीसी के अकाउंट्स उठाओ, पीएसओ के अकाउंट्स उठाओ। सर ओजीडीसी क्या है? किसी को पता है ओजीडीसी क्या है? ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सर ये क्या है? एक कंपनी है। कंपनी क्या होती है सर? बहुत सारे लोगों ने पैसे डाले, एक बिजनेस शुरू कर दिया, इसको हम क्या कहते हैं? मिसाल के तौर पर सर मैं काबुल से चर्स लेकर आता हूँ, ठीक है, यहाँ बेचता हूँ, बड़ी जबरदस्त क्वालिटी की चर्स होती है, लोग बड़ा उसको यूज करते हैं, एंजॉय करते हैं सर। ठीक है जी। और फिर क्या होता है? डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है। मेरे पास तो एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी है ना जो मैं वहां से लेकर आ सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक पार्टनर बना लिया, तारिक तुनियो को पार्टनर रख लिया। ठीक है ना। अब तारिक तुनियो और मैं क्या करते हैं सर, पैसे जमा करते हैं, अपने पैसे मिलाए हमने, काबुल से चर्च खरीदी, यहाँ लाके बेच दी। अब डिमांड इतनी बढ़ गई है कि हमने ना और 3-4 को पार्टनर बना लिया। ठीक है जी। पहले हम क्या कर रहे थे? सोल ट्रेडिंग बिजनेस मैं कर रहा था। अब क्या बन गई? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 20, 20। कितने? 20 पार्टनर से ज्यादा नहीं हो सकता, लॉ ने मना किया हुआ। अब सर जब हमने 20 पार्टनर रख लिए, चर्च की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि 20 लोगों का पैसा भी कम पड़ रहा है, तो हमने क्या किया, एक कंपनी बना दी। क्या बना दी? कंपनी कब बनाते? जब 20 पार्टनर्स की लिमिट से एक्सीड कर जाए और पैसे चाहिए, तो हम क्या करते हैं, कंपनी बनाते। कंपनी में हम क्या करते हैं, सबको इन्वाइट करते हैं, आ जाओ बेटा, आ जाओ, जिसने पैसे डालने। सर 20 से 50 हो गए। कितने हो गए? 50। 50 तक कौन सी कंपनी चलती है? प्राइवेट कंपनी। इसके बाद हमें 50 से भी ज्यादा लोग चाहिए, चर्च है ना भाई, डिमांड बढ़ती जा रही है, तो क्या किया हमने, पब्लिक कंपनी बना दी। तो कंपनी का मतलब क्या है सर? जिसमें बहुत सारे लोगों ने पैसे डाले एक बिजनेस चलाने के लिए। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन क्या करती है? पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों पे ऑयल ढूंढती है, निकालती है उसको, जमीन से प्योरीफाई करके बेचती है। ठीक है जी। तो मुझे एक बात बताएं, ओजीडीसी के मैं अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाऊं, पीएसओ क्या काम करती? पेट्रोल डीजल तो बेचती ही नहीं है ना, डीजल तो पीएसओ की खाला बेचती है। पीएसओ का काम क्या है? सर वो ऑयल खरीद के बेचती है। ठीक है जी। उसका कोई एक्सप्लोरेशन का काम नहीं है, वो बाहर से खरीदती है और 1 रुपया प्रॉफिट रख के ऑयल बेच देती है। उसका प्रॉफिट भी गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेटेड होता है, अपनी तरफ से वो प्रॉफिट इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते। और पाकिस्तान में कौन सी ऑयल कंपनी है? शाबाश।
खुदा के बंदो, मैं अभी पूछूं प्रियंका चोपड़ा की शादी किससे हुई है, वो तो मैं याद होगा, ठीक है ना? नहीं याद है? हाँ देखो देखो, हाँ जी। और चीप क्यों भाई, नॉलेज है, पता है। हाँ जी, शेल कंपनी, और शेल का काम क्या है? खरीद के बेचती है शेल भी। और पार्को, पार्को का काम भी क्या है? खरीद के बेचना। और टोटल तो आप पार्को का पार्ट हो गया ना। अच्छा, ये जो तुम कंपनियों के नाम बता रही हो, कंपनियां नहीं है, ठीक है ना? बाइको एक कंपनी है, ठीक है जी, उसका काम ये पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, POL, ठीक है जी, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड, वो है कंपनी। NRL, नेशनल रिफाइनरी हमारे पास। PRL, पाकिस्तान रिफाइनरी है। सर क्या इनके नाम हमें पता होने चाहिए? हाँ, ये एक पॉइंट पे आके आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्यों? आप फर्म का इंटरव्यू दे रहे हैं, वो आपसे पूछेगा PRL का क्या प्राइस है, PRL के एक शेयर की प्राइस क्या है? PRL, सर ये है क्या? मैं अपने अपने टाइम की बात बताऊं ना, उससे मुझसे पूछा वेयर इज बोट्सवाना, बोट्सवाना, मैंने कहा बोट्सवाना प्रॉब्ली इट्स इन श्रीलंका। उसने कहा यार यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, बोट्सवाना इज अ कंट्री। मैंने कहा अच्छा सर, आई जस्ट केम टू नो दैट बोट्सवाना इज अ कंट्री, मुझे तो लगा श्रीलंका कोई पार्ट होगा। तो नहीं होती जनरल नॉलेज, वो उठा के बाहर फेंक देते। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सर ये कैसे पता चलेंगी? जैसे जैसे आप चीजें पढ़ते जाओगे, लॉ के कोर्स में डिस्कशन होती रहेगी, ऑडिट के कोर्स में होती रहेगी, अकाउंटिंग के डिफरेंट कोर्सेज में चलती रहेंगी, तुम्हारा जहन बनता जाएगा। लेकिन तुमने खुद भी अपने एंड से एफर्ट करनी है। सर क्या एफर्ट करनी है? मैंने अखबार पढ़ना है? नहीं सर, वो दौर चला गया, अखबार वखबार नहीं पढ़ना। न्यूज सुनते हो? कभी कभी 5-6 मिनट के लिए कोई बिजनेस न्यूज का चैनल खोल के सुन लिया कि क्या चल रहा है मुल्क में, ऐसा है? तो आपने सुनना है, ठीक है जी। आप लोगों ने कल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, जाके दिन रात स्टॉक मार्केट में अपनी खपानी है, ठीक है ना? ये मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं जी। तो जो रात की प्राइस है आप उसकी रेंज बता देते हो ना, सर इस रेंज में चल रही है, कोई 150-160 का चल रहा है, ठीक है ना? वो क्या देखना चाहते हैं, क्या आप फॉलो करते हो मार्केट को या नहीं? अब PSO की प्राइस चल रही है 300 एक शेयर की, आपसे उसने पूछा PSO की क्या प्राइस चल रही है, आपने कहा PSO तो मुझे पता है, PSO की प्राइस शायद सर, मैं सुबह पेट्रोल भरवा के आऊं गाड़ी में 100 रुपए लीटर था। कहेगा लीटर की प्राइस नहीं चाहिए भाई, शेयर की प्राइस चाहिए। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, वक्त के साथ साथ आपको पता चलती रहेंगी, ठीक है जी। सर वो AFC में क्यों नहीं बताया? हाँ जी, AFC में हमें क्यों नहीं बताया? AFC में इसलिए नहीं बताया कि AFC है ही नहीं CA। AFC तो एंट्री टेस्ट है, AFC तो एंट्री टेस्ट, CA से हटा उन्होंने AFC डाल दिया। उन्हें कहा एंट्री टेस्ट में बच्चा 5,000 रुपए देगा, एंट्री टेस्ट पास कर लेता है। कॉलेजेस ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें यहाँ भी कमाने का मौका दिया जाए, हम बच्चों को खुद एंट्री टेस्ट की तैयारी कराएंगे, हम उनसे 16,000 रुपए लेके उनको मैथ्स पढ़ाएंगे, 16,000 रुपए लेके उनको इंग्लिश की वो चीजें पढ़ाएंगे जो 7वीं जमात का बच्चा पढ़ता है। और बिजनेस कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। IT जिसका पूरा कोर्स बाहर से ऑफिस का 300-400 रुपए में हो जाता है, ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज पड़े हुए, हम उसको पढ़ाएंगे, 16,000 रुपए आपसे चार्ज करेंगे। ऐसा है कि नहीं? तो ये तो कमाने का हिस्सा था ना सर, आप भी तो करते हैं। हाँ, तो मैं कब मना कर रहा हूँ, हम भी यही करते हैं। क्यों बाकी सब कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें? सवाल ये पैदा होता है ना। तो सर सुनिएगा दोस्त, बाजी आप सवाल पूछ लिया करें। सर सुनिए, मैं अक्सर बेगम आवाज देती, सुनिए, हाँ क्या, वो भूल गई काम। बस सवाल पूछा करो यार। सर एक सवाल पूछ लूं? हाँ पूछ लो, इससे बेहतर क्या है? डायरेक्ट सवाल पूछ लो यार। प्रोसीड्स और सेल्स में क्या फर्क है? प्रोसीड्स और सेल्स में फर्क ये, सेल्स जो है वो आपके रूटीन बिजनेस का हिस्सा है, और प्रोसीड्स आपके, आप सुनो 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 सुनो, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं फिर आपसे पूछूं कि OGDC और PSO के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक जैसे होंगे ना, दोनों एक ही तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना, नंबर्स अलग अलग होंगे लेकिन फॉर्मेट एक ही होगा। तो सर हमें अकाउंटिंग क्या सिखाता है? फॉर्मेट क्या सिखाता है? तो जैसे भी मैं आपको बताऊंगा ना, इसको यानी इस रेवेन्यू को ऊपर कैसे रिफ्लेक्ट करना है और इसको ऊपर कैसे रिफ्लेक्ट करना है, तो वो फॉर्मेट हमें किसने बताया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने। इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है कोई भी, लेकिन आगे हम जितनी चीजें पढ़ेंगे उसमें मतलब जरूरी क्या चीज होगी? द वे यू प्रेजेंट इट, ठीक है जी। जैसे आप उसको प्रेजेंट करते हो ना, ये बहुत मैटर करेगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन हमें किसने सिखाई है?
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन आईएसबी ने सिखाई है। किसने? अब आओ जरा सर मुझे एक बात बताएं, क्या रेवेन्यू रूटीन बिजनेस है? क्या गेन नॉन रूटीन एक्टिविटीज से आया है? अब आओ देखो इसको रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं। तैयार हो? बताऊं उसको? चलो सबसे पहले हम गेन को रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है? मुझे बताओ, आपने बेचा क्या? कार बेची। कार बेची, कितने की बेची? 250 रुपए की। गेन कितना है उस पर? 50 का। अब सुनो जरा दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे बच्चों, अज्यूम करो हमने अभी तक स्टॉक नहीं बेचा, बताओ स्टॉक हमारे पास अभी भी आ रहा है, कितने का? गाड़ी चली गई, गाड़ी बेच दी, सही है। कैश कितना आ गया? कैश था पहले 400 और गाड़ी बेचने के बाद 250 और आ गया, तो 650। समझ आया? 400 का कैश था, 250 की गाड़ी बेची तो 650 हो गए, ऐसा। अब बताएं सर मेरे पास दूसरी तरफ कैपिटल कितना था पहले? 1000। कैपिटल में एक चीज ऐड हो गई, क्या चीज? गेन। कितने का? 50 रुपए का। और बराबर में हमारे पास क्या? कितने की? 500, ऐसा। अब बताओ सर गेन को आपने कैसे रिफ्लेक्ट करवाया? एक तरफ आपने कैश बढ़ा दिया और दूसरी तरफ आपने सिर्फ क्या किया? सिर्फ गेन दिखा दिया, बाकी कुछ भी नहीं बताया आवाम को, ऐसा। बाकी कुछ भी आवाम को नहीं बताया, ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, 2 मिनट के लिए आप अज्यूम करो कि इसके बाद आपने स्टॉक भी बेच दिया। अब बताओ सूरन, स्टॉक को बेचने पे क्या होना चाहिए? तो वो कैसे दिखाएं? वो कैसे दिखाएं? ऐसे दिखाएं, ऐसे दिखाएं। स्टॉक क्या हो गया इसके बाद? जीरो हो गया। मेरे बच्चों गाइड करना है मुझे, मैं गलती करूं तो मुझे करेक्ट करना है। कार, वो तो ऑलरेडी जीरो है। अच्छा कैश, सर 650 था, 1200 और आ गए तो गिन लो बेटा। अच्छा किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है तो बता दो, यहाँ मेरे पास 10-12 पड़े हुए होते हैं एक्स्ट्रा, मैं दे देता हूँ। कितनों के पास नहीं है? कितनों के पास क्लास में कैलकुलेटर नहीं है? जल्दी बता दो। लानत तुम लोग की शक्ल पे कोई कैलकुलेटर नहीं है इधर। सिर्फ मैं देखना चाह रहा था कि तुम लोग कैलकुलेटर लेकर आते हो नहीं लेकर आते। निकालो अपने बैग से। हाँ 1800। कैलकुलेटर भी तो हम प्रोवाइड करेंगे ना सर। मैं तो वाकई समझा आप कैलकुलेटर देने वाले हैं। अच्छा दूसरी तरफ बताओ, दूसरी तरफ बताओ, दूसरी तरफ बताओ। हाँ दूसरी तरफ क्या हुआ, गौर से सुनो। कैपिटल पहले का था कितना? 1000। गेन भी आया था हमारे पास, थोड़ी सी दूर लायबिलिटी भी मौजूद है। अब बताओ सर मैं कैसे रिफ्लेक्ट करूं उसको? प्रॉफिट डाल दूं 300 रुपए का? है 300 रुपए का प्रॉफिट डाल देना चाहिए। गेन कितने का हुआ था? 50 का। आपने यहाँ गेन डाल दिया, यहाँ 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है ना, यहाँ प्रॉफिट डाल दो। अच्छा ऐसे नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। बोर्ड पे मैं ऐसे दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा पूरी सेल्स कितने की, और मैं दिखाऊंगा पूरी कॉस्ट कितने की, 900। मैं अपने यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहूंगा नॉन रूटीन एक्टिविटीज से सिर्फ ये कमाया, तो मैं यही जानना चाहिए, ठीक है जी। और रूटीन एक्टिविटीज से ये कमाए लेकिन इसके अगेंस्ट खर्चा कितने का? 900 रुपए का। तो तुम्हें ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। अब बताओ कि पूछे कि हमारा कैपिटल कितना है, तो मैं कहूंगा ये सब किसका पार्ट है? कैपिटल का पार्ट है। बताओ गेन कैसे दिखाएंगे? गेन कैसे दिखाएंगे? गेन डायरेक्ट दिखाएंगे। और सर जो रूटीन एक्टिविटीज है उसमें सेल्स अलग आएंगी, कॉस्ट अलग आएंगी। देखो इनको नेट करके 300 ही बनता है, इनको नेट करके ना 300 ही बनता है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे? अलग अलग दिखाएंगे, शो करेंगे, बताएंगे यूजर को कि जी 1200 की सेल्स थी और कॉस्ट कितने की थी। अब बताओ सर गेन कैसे शो होता है? डायरेक्ट। और सर जो रूटीन एक्टिविटीज है उसमें सेल्स अलग और कॉस्ट अलग, ऐसा है ताकि यूजर को मुकम्मल इंफॉर्मेशन हो, ठीक है जी। अब बताएं सर मैं आपसे कहूं कि ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन कंप्लीट है, चेक करो, चेक करो। 1850, दूसरी तरफ भी 1850 है, चेक करो।
है या नहीं? चेक करो, शाबाश। है या नहीं? 1 2 3 4 5। हाँ ज्यादा है, उसमें सही के लिए ज्यादा है जिसने 900 भी ऐड कर दिया, ये माइनस है। सेट हो गया? देखो पूरा आ रहा है, करेक्ट है भाई। अच्छा अब मुझे एक चीज ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, एसेट्स इक्वल्स टू व्हाट? कैपिटल प्लस गेन प्लस सेल्स या रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, फिर ऐसा। तो ये मेरे पास एक एक्सटेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन आ गई। कौन सी? एक्सटेंडेड का मतलब फैला हुआ। कौन सा? फैला हुआ, ठीक है जी। ऐसा है, ऐसा है। अब बताओ सर, अगर कोई पूछे आपने गेन को खाली क्यों दिखाया, यहां भी तो दिखाओ ना प्रोसीड्स और कॉस्ट। नहीं सर, ये हमारी नॉन रूटीन एक्टिविटीज है, इसमें यूजर इतना इंटरेस्टेड भी नहीं होता। यूजर किस में इंटरेस्टेड है? कंपनी की सेल्स कितनी है, कंपनी की कॉस्ट कितनी है, ऐसा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर दो कॉलेजेस का कंपैरिजन हो रहा है, मिसाल दे रहा हूं, दोनों कॉलेजेस के प्रॉफिट पे डिसीजन होना चाहिए, ये देखना चाहिए कि दोनों का रेवेन्यू कितना है, दोनों की कॉस्ट कितनी है। जैसे मिसाल के तौर पर प्रॉफिट में, मिसाल दे रहा हूं, प्रॉफिट में हमें रखोगे, तबानीस को रखोगे ना, हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा होगा, मिसाल दे रहा हूं। लेकिन अगर तुम बात करोगे टोटल पे, तो हमारा रेवेन्यू उनसे बहुत ज्यादा है। क्यों? हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनके मुकाबले में सिग्निफिकेंटली ज्यादा है, लेकिन हमारी कॉस्ट भी ज्यादा है। क्यों? उनको किराया नहीं देना, उनकी जगह अपनी है, उन्होंने आधा सोलर पैनल लगाया हुआ है, हमने पूरी बिजली पे सारा हिसाब किताब रखा हुआ है, ऐसा। उनके पास स्टाफ कंसिडरिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, हमारा स्टाफ कंसिडरिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी ज्यादा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपने कॉलेज का प्रोग्रेस देखना है तो प्रॉफिट पे देखूं या रेवेन्यू और कॉस्ट भी देखूं? रेवेन्यू और कॉस्ट भी देखूं। इसलिए यूजर क्या जानना चाहता है, वो कहता है यार देखो प्रॉफिट पे तो डिसीजन लेना सही नहीं है ना, सिर्फ प्रॉफिट देख लेना। तो प्रॉफिट तो एक को तो बहुत एडवांटेज है, उसकी जगह भी अपनी है, उसकी बिजली का बिल भी कम है, लोग भी कम है, उसके बाद थोड़े स्टूडेंट्स भी आएंगे, वो लगभग उतना ही प्रॉफिट जनरेट कर लेगा। हमें क्या करना पड़ता है, हमें ठीक ठाक स्टूडेंट भरने पड़ते हैं, कॉस्ट भी हमारी ज्यादा है सर, तो जाके हम उसी प्रॉफिट पे आते हैं। बात समझ आ रही? तो सर हम प्रॉफिट पे डिसीजन नहीं लेते हैं, हमें ये जानना जरूरी है कि सेल्स कितनी है और कॉस्ट कितनी है, ऐसा। ये बात भेजे में बैठती है, ये कॉपी कर ले सर शायद। इसकी नहीं, प्रोसीड्स देखो बेटा, 100 दिनों में ना एक दफा ऐसा होगा कि हम कोई अपना एसेट बेचेंगे, ठीक है। जैसे एआरडीडी अपने सब्जेक्ट्स बेचता है, ठीक है, लेकिन कोई 10 सालों में एक ट्रांजेक्शन ऐसी होगी जिसमें हमने एसी बेचा होगा। अच्छा, एसी की टोटल वैल्यू और जो रेवेन्यू होगा इतना थोड़ा होगा कि उसमें यूजर को इंटरेस्ट भी नहीं होगा जानने में कि इसमें इसमें हमने कमाया क्या है, खर्चा कितना था, आया कितना है। हम क्या कहेंगे, जो नॉन रूटीन एक्टिविटीज है, बताओ उससे को फायदा हुआ या लॉस हुआ, सिर्फ इतना बता दो बस। बस ठीक है, सिर्फ गेन हम रिपोर्ट जी। सर हम इनकम स्टेटमेंट में अदर सोर्सेज में गेन को रिकॉर्ड करते हैं, बिल्कुल अदर सोर्सेज में रिकॉर्ड करते हैं कश्यप जी। जी मेरा बच्चा, हाँ हाँ। सेल्स माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू को सेल्स कहते हैं, सेल्स को रेवेन्यू कहते हैं, एक ही नाम। नहीं, प्रॉफिट को रेवेन्यू नहीं कहते। रेवेन्यू इसलिए किसको कहते हैं, ग्रॉस को, टोटल को। प्रॉफिट कॉस्ट नेट करके आती है, ठीक है। कैपिटल के साथ क्यों लिखा है आपने, मुझे बताओ। प्रॉफिट कमाने से कैपिटल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना, ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है सर, आजकल तो ऐसे। जी मेरा बच्चा, अकाउंटिंग इक्वेशन सब अभी सीख जाओगे, थोड़ी देर में आदत हो जाएगी, ठीक है, आदत हो जाएगी। सीए का आखिरी पेपर देख दे रहे होगा ना, तब भी मेरा ही मुंह देख रहे होगे, ठीक है। तो मैं वो आखिरी पेपर जो ना MSA 1 और 2 वो मैं पढ़ाता हूँ, तो किसी ना किसी कहीं भी पढ़ रहे होगे ना, कहीं ना कहीं वीडियो देख रहे होगे यार, अहमद रजा की वीडियो कहीं ना कहीं देखोगे जरूर। मैं 8 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, ठीक है, किसी ना किसी जगह पे आपको नजर आ ही जाऊंगा, और आदत हो जाएगी आप, ठीक है। इस मुल्क में जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझसे पढ़ के निकले, उतने किसी और से इसलिए नहीं निकले होंगे कि मैं एक तो पढ़ा काफी अरसे से रहा हूँ, और दूसरा मैं इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, कोई ना कोई स्टूडेंट जरूर होता है।
कहीं हम खाने वाने पे जाते हैं तो कितने 2-3 स्टूडेंट तो मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं मिल जाती है। ये मेरी बेटियां दोनों, ठीक है जी, ये 5th क्लास में पढ़ती हैं, लेकिन अभी अकाउंटिंग अभी से पढ़ा रहा हूँ उनको। अच्छा जी, हाँ जी, बड़े हम आगे। आप परेशान नहीं हो कि मैं क्यों इनको अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, आप अपने काम से काम रखें, बाकी छोड़ दें आप, ठीक है ना? है नहीं, मेरे हिसाब से हमारा जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है ना, चाहे जितना भी अच्छा स्कूल है, फजूल का स्ट्रक्चर है। ये दोनों स्कूल नहीं जाती, 5th स्टैंडर्ड के बाद से इनको मैंने उठा के घर में आला नस्ल के जो है वो मैथ्स के लेक्चर्स, जो दुनिया का बेस्ट मैथ्स पढ़ाने वाला बंदा है जेसन गिब्सन, उसके लेक्चर्स दिलवा दिए, बैठ के देखो, ठीक है ना। अकाउंटिंग में जहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, लॉ भी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं। अभी ये 5वीं क्लास के बच्चे, क्योंकि अभी नहीं पढ़ाए तो इनको भी ये क्या पढ़ रहे थे पता है, कुत्ता भौ भौ करता है, बालू हौ हौ करता है, ठीक है जी, फॉर नो रीजन यार। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, सिंध में सिंधी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, वो वैसे ही इसको रोड भी पता चल जाएगा इनको कि कौन सी जुबान कहाँ बोली जाती है। केटू की लंबाई इतनी है, 2 इंच कम भी होती तो सानू की याद, ठीक है। तो फजूल चीजों में अपना वक्त नहीं जाया करना चाहिए, ठीक है जी, मेरा ये मानना है जी। है देखो, जनरल नॉलेज हासिल करने के लिए स्कूल में बैठना जरूरी नहीं है। जनरल नॉलेज हासिल करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्यूरियोसिटी एक चैनल आता है, वो आप सब्सक्राइब करा लो अपने लिए, कोई साल के 50,000 रुपए लगेंगे, लेकिन उस क्यूरियोसिटी में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो रेलेवेंट नॉलेज है ना। या तुमने तो उलट ही बोल दिया, देखी हुई चीज तो कुरान में लिखा है, आइनुल यकीन। देखो, एक चीज है सुनना, ठीक है जी, एक चीज है देखना, एक चीज है ऑब्जर्व करना अपने सेंसेस को इस्तेमाल करके। तो मुझे एक बात बताओ, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं कि केटू 2600 किलोमीटर लंबा है, तो क्या हम वाकई वो इंची टेप लेके जाके उसको नापते हैं? सुनते ही है ना खाली, ठीक है जी, फला दरिया के किनारे पे ये शहर आबाद है। आबाद रहने दो उसको। जी 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 बाजी बोले। चले जी, बड़े हम आगे दोस्त। फजूल चीजों में हमने, मैं तो अपना टाइम पूरा फजूल चीजों में जाया किया था जब मैं अपने टाइम पे पढ़ता था, ठीक है ना, कोई काम की चीज नहीं थी। 7वीं जमात में हमने पढ़ा, कोई एक इलाका है पोटोहार, पूरा हमारा जो एक कोर्स, उसमें एक सब्जेक्ट था सोशल स्टडीज का, फला इलाके में जमीन है, फला पहाड़ी इलाका है, फला मैदानी इलाका है, पंजाब में गंदम उगती है, सिंध में जो है वो चावल उगते हैं। हाँ, अगर मतलब फायदा मुझे आज तक समझ नहीं आया, ठीक है जी, गन्ना इतना एक्सपोर्ट करते हैं, हम इतना इम्पोर्ट करते हैं, तो क्यों एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों क्यों करते हैं भाई? एक सीजन में गन्ना उगता है तो ज्यादा पैदा हो जाता है तो हम बाहर बेच देते हैं, दूसरे सीजन में गन्ना नहीं होता तो वापस मंगवा लेते हैं, ठीक है ना। रेवेन्यू और कॉस्ट में आप कॉस्ट दोनों का लिखा नहीं, एक का एक का एक ओवरऑल कॉस्ट का मतलब है 900 रुपए की चीज हमें लिखी। अच्छा जी, बड़े स्टेप आगे, एक और बड़े मैथ्स के मशहूर टीचर हैं ए लेवल्स के, वो ए लेवल्स में पढ़ाते हैं, आमिर अली मूसा, आप इसे पता नहीं कोई जानता नहीं जानता है। उन्होंने भी अपने बच्चों को स्कूल से उठा दिया, वो खुद पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और मेरी नजर में खुद बच्चे को अपने अपने तौर पे गाइडेंस देना, आगे लेके जाना, ये सबसे अच्छा है, ठीक है जी, ऐसा है। हाँ भाई, 7th क्लास में क्या पढ़ा था तुमने? तैयब क्या नाम है, उजैर? 7th क्लास की कोई चीज याद है मुनीब? हाँ हाँ, 7th क्लास की कोई एक चीज पूरा साल पढ़ा था, सिंधी याद है? सिंधी में क्या याद है? ये बोलो, 7th क्लास में पढ़ा था। नहीं भाई, मेरे बच्चे मैट्रिक एग्जाम नहीं देंगे। रेवेन्यू और कॉस्ट को नेट करना, कैपिटल में ऐड होगा, बिल्कुल ऐड होगा, ये नेट करके कैपिटल में ऐड होगा, बिल्कुल। चलो जी, आओ एक छोटा सवाल देखो, बोर्ड में देख लो दोस्त, है इसमें। आई डोंट गिव अ डैम यार, जितने भी लगे, कितने लगते हैं, भे भोलड़ो नीचे पता नहीं, 5 नुक्ते भी शायद किसी में लगते हैं, 4 मैक्सिमम है, बस 3 नुक्तों से बचो,
बाकी शायद है। अब वो सोचना नहीं कि क्यों, ठीक है जी। अच्छा यहाँ देख लो दोस्त, सर मुझे एक बात बता, मैं यहाँ ट्रांजेक्शन लिख रहा हूँ, आपने मुझे हर ट्रांजेक्शन के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन को अपडेट करके देना है, ठीक है। अंग्रेजी समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। सर मुझे इन अकाउंटिंग इक्वेशन हर एक ट्रांजेक्शन की ऊपर अपडेट करके दे, ठीक है। पहले एक ट्रांजेक्शन की बनाए, फिर उसमें ये अपडेट करें, फिर ये अपडेट करें, शाबाश। पूरा पूरा स्टॉक भेज दो, पूरा स्टॉक भेज दो। वॉइस इसलिए नहीं आ रही है मैं चुप हूँ। रबक बोलना जरूरी तो नहीं है ना। हाँ भाई। हम्म। गंदा बोल गया।
और 2 बजे लॉबी होगा ना, तो अब एक काम करना है मेरा, मैं करीब यही बात है, उसके अलावा कुछ करना नहीं जाएगा, मसाले भी कुछ नहीं। जी मेरे बच्चों कर लिया, हो गया, देखते जाओ पीछे से, देखते जाओ, कोई मसला नहीं है, ये प्रैक्टिस से ही चीज खत्म होगी। हो गया, अच्छा चलो एक एक करके ना मैं इस ट्रांजैक्शन को एक एक ट्रांजैक्शन को एडजस्ट करता जा रहा हूँ। सबसे पहली ट्रांजैक्शन में मालिक ने कैश लाया है कितने का, तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी सवाल कर लेते होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो आराम आराम से गलतियों के साथ पता नहीं कुछ 10-10 गलतियां करके करते होंगे। अच्छा मैं भी ऐसा ही था, जो हमारी क्लास में पहले पहले कर लेते थे ना बहुत जल्दी स्पीड में फौरन से, उनसे मैं बहुत पहले क्वालिफाई हो गया, ठीक है ना। तो ये कोई बेंचमार्क नहीं है कि कोई स्पीड में काम करता है तो कोई जीनियस है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सुकून में रहो आराम से, ठीक है, अपने आप को जज नहीं करो किसी दूसरे की परफॉर्मेंस पे। हाँ जी अब बताओ सर, उसके बाद मेरे पास वो कह रहा है कि हमने स्टॉक खरीदा है कितने का, 6,000 रुपए का। तो मुझे बताओ 6,000 रुपए का जब हमने स्टॉक खरीदा होगा, कैश हमारे पास कितने रह गए होंगे, 4,000, और हमारे पास क्या आ गया होगा, कितने का, 6,000 का। दूसरी तरफ कैपिटल कितने का, 10,000 का। फिर तीसरी ट्रांजेक्शन में हमने गाड़ी भी खरीदी, तो कैश हमारे पास और कम हो गया, कितना, 2,500। फिर स्टॉक 6,000 ही है, फिर और कार हमारे पास आ गई कितने की, 1,500 रुपए की, सही कह रहा हूं मैं। दूसरी तरफ हमारे पास कैपिटल उसी 10,000 रुपए पे खड़े होकर मुस्कुरा रहा है, ऐसी इसमें कोई तब्दीली अभी तक नहीं आई। अब जब आप बेचना शुरू करोगे तो दूसरी साइड पे भी इफेक्ट आना शुरू होगा। हाँ जी हमने स्टॉक बेच दिया 9,500 रुपए का, तो सर 9,500 रुपए का जब स्टॉक बेचा ना तो कैश बढ़ गया, कैश पहले 2,500 था, 9,500 और आ गया, कितना हो गया जी, 12,000। फिर सर स्टॉक जीरो हो गया, गाड़ी 1,500 भैया आ रही है। अच्छा कैपिटल के साथ दो चीजें ऐड होंगी, दो चीजें एडजस्ट होंगी, इसमें रेवेन्यू या सेल्स ऐड होगी और कॉस्ट माइनस होगी, कितनी, 9,500 और ऐसा, बस इसको ऐसे ही रहने दे। फिर अगली एंट्री में कैश हमारे पास और बढ़ जाएगा क्योंकि हमने 2,100 रुपए की गाड़ी बेच दी। अब सर 12,000 प्लस कितना, प्लस स्टॉक जीरो, ज़ारा कार क्यों जीरो है, अभी बेची, सही, नहीं नहीं जरूरी नहीं है यार, ये जो भी तुम पढ़ रहे हो ना, कसम से बस आखिरी टाइम पे तुम बैठे हो देख रहे होगे स्वास रहे होगे, ये चीजें भी हम पढ़ते थे पहले यार, आपको मैं बता रहा हूँ ये चीजें एग्जाम में नहीं आती हैं, ये सिर्फ तुम्हें क्या क्या करवाया जा रहा है, बेसिक पक्की कराई जा रही है तुम्हारी। तुम आखिर में जब अपना रजिस्टर खोलोगे ना, शुरू में ऐसे पेज देखोगे तो ऐसी आएगी, यार ये भी हम पढ़ते थे यार, क्या दिन थे यार, हैं। अभी आ रही आगे की चीजें, अजान हो रही है हमारे एरिया में, अच्छा यहाँ चूंकि नहीं हो रही है तो जैसे यहाँ होगे तो फिर हम यहाँ चुप हो जाएंगे, ठीक है। कैपिटल कितना है जी, आई डोंट नो, इस पे हुक्म क्या है, प्लस कितने की सेल थे बाबू,
फिर कॉस्ट, गेन कितने का? 600 का गेन कैसे आया? 2100 रुपए की एक चीज बेची, इसकी कॉस्ट कितनी थी? 1500। ऐसा पक्का? कितने लोगों ने अकाउंटिंग की क्वेश्चन सही बना ली खुद से? कितने लोगों ने इसमें गलती की? झूठ नहीं बोलना। और क्या गलती की थी? डायरेक्ट प्रॉफिट ले लिया। कोई ये अभी जो गलतियां करो, अल्लाह की कसम में गलतियां ही नहीं है, ठीक है ना? लेकिन ये सिर्फ सिखाने की खातिर कर रहा हूँ। आगे तो मैं अंदाजा होगा ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ सिखा रहे हैं बस कि रेवेन्यू को कैसे दिखाते हैं, टोटल दिखाते हैं, कॉस्ट अलग दिखाते हैं, और गेन को डायरेक्ट गेन नेट करके दिखाते हैं, ठीक है ना? जी जनाब। अच्छा जी, बड़े एक स्टेप आगे बढ़ जाए। अच्छा सुनो 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 सुनो, मुझे एक बात बताओ, पहले मुझे एक छोटी सी चीज आपसे करवानी है। बड़े एक स्टेप और आगे जाए, ये किसी ने कॉपी करना है तो कर लो, ये कॉपी करना है तो कर लो। यार आप लोग की जिंदगी में कितना फजूल टाइम है। फेसबुक पे बहस चल रही है, तारिक जमील साहब ने कोई ब्रांड निकाल लिया है, गुनाह कर लिया, एक ग्रुप उसको गुनाह साबित करने पे लगा हुआ है, दूसरा ग्रुप उसको ये साबित करने पे लगा हुआ है कि ये तो बिल्कुल ऐन सुन्नत वाला काम किया उन्होंने। मतलब क्या तुम लोग हो गया यार, पढ़े लिखे लोग हो यार, क्या फजूल हरकतों में लगे हो हैं? नहीं, यहाँ अपने बच्चे हैं और एक एक गज के कमेंट लिखते हैं, ये एक एक गज के कमेंट लड़कियां लिखती हैं भाई, जब नाराज हो जाती हैं। हाँ, क्योंकि मेरी बीवी मुझे एक एक गज के कमेंट लिखती है, मेरा जवाब होता है ओके, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज है। मैंने आज तक, यकीन करो, पूरा मैसेज कभी पढ़ा भी नहीं है। शुरू की 3-4 लाइनों से अंदाजा हो जाता है नीचे क्या आ रहा है। इग्नोर। जी जनाब। हमारी कौम में सबसे बड़ा इशू पता क्या है? ये दिमाग में रखना और अल्लाह के वास्ते इससे बचना, वो है दूसरे की जिंदगी में झांकना। वो क्या कर रहा है? दूसरे की जिंदगी में झांकना, दूसरे की कुछ चीजों को देखना, उस पर कमेंट पास करना, ये हमारी हमारी कौम का बेहतरीन मशगला है, बेहतरीन मशगला है, ठीक है जी। अपना अपना कुछ नहीं, दूसरे की जिंदगी में घुस। तुम्हें पता फलां ये काम कर रहा है, तुम्हें पता फलां, तुमको क्या, अपना कंस्ट्रक्टिव काम करो, मरो जाके कहीं यार, ठीक है जी। ये मैं आपको इफेक्ट बता रहा हूँ यार। अब जब स्टूडेंट होते थे हम, फलां ने इतना पढ़ लिया है, फलां ने इतना कर लिया है, फलां उसके साथ बैठता है, फलां इसके साथ बैठता है, भाई यार हैव अ लाइफ यार, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो गया यार, जिंदगी अपनी गुजारो। आपको दूसरे से पंचायत करने की, मैंने एक दफा तफरी में एक वीडियो डाल दी। अब मैं, पहले मेरा एक पेज हुआ करता था, मैं उस पर गालम गलोच भी करता हूँ, मेरी मर्जी भाई, मैं अपने जिंदगी गुजारने का एक तरीका है। एक आ गया, आप उस्ताद हैं, आपको ऐसी चीजें जेब नहीं देती। भाई क्या मैं घर पे भी उस्ताद हूँ? क्या मैं अपनी सोशल लाइफ में भी उस्ताद बन के रहूं? है नहीं हूं भाई, मैं उस्ताद, जहां उस्ताद हूँ आपको एक चीज पढ़ाता हूँ, इसके बाद आप मिलोगे, आप शीशा पियोगे मेरे साथ बैठ के, मैं आपके साथ शीशा पीऊंगा, कोई मसला नहीं, ठीक है जी। साथ में छुट्टियां मारेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है जी। मेरे बच्चे सुन रहे हैं, इग्नोर करो, इग्नोर करो है। नहीं मतलब मैं किसी को, मतलब एक खामखा एक भरमबाजी करना कि भाई उस्ताद है तो आपकी हर जिंदगी की हर एक चीज में उस्ताद घुसा हुआ है, नहीं। एक जमाने में हम एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, वहां लिखा होता था अननेसेसरी इंटरेक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स आर नॉट अलाउड। अभी लिखा है वहां पे? अभी भी लिखा हुआ है? अच्छा, अभी भी लिखा हुआ है तो ना, नाम नहीं लो ना यार। वहां लिखा होता था अननेसेसरी इंटरेक्शन। अच्छा, हु विल डिसाइड वेदर इट्स नेसेसरी और अननेसेसरी? दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है जी। फिर उस पे होता क्या था कि बात यहां तक रुकती नहीं थी। अब 4-5 बच्चे चले गए मैकडॉनल्ड्स में बैठ के खाना ना खा रहे हैं, एक गाड़ी जा रही है चौकीदारों की उनको पकड़ने के लिए। What the hell यार, भाई अपने बंदे की अपनी लाइफ है, जिंदगी है, जैसे भी गुजारे यार। उसके माँ बाप को टेंशन होनी चाहिए, हमें टेंशन शुरू हो जाती है। गलत हो रहा है सर। अल्लाह के वास्ते अपनी जिंदगी पे कंसंट्रेट करो, उसमें जो करना है वो करो, दूसरे की जिंदगी में ना घुसो।
ठीक है जी। हर एक बंदे को ये जानना है कि अहमद रजा की 2 शादियां हैं, क्यों? तुम लोगों को मसला है? मेरे बच्चे एंजॉय करते हैं उसको। मैं, मेरे दोनों वाइफ्स का अच्छा है, इंटरेक्शन है, तफरीह, मतलब हमारे घर आना जाना है, सारा हिसाब किताब है, ठीक है ना। लेकिन बाहर वालों को बहुत पंचायत है, आखिर क्यों, आखिर कैसे। आप लोग तो क्यों पूछते हो ना, यहाँ के टीचर पूछते हैं कैसे, कैसे की कैसे, हमें भी तरीका बताओ है। अल्लाह माफ करे, जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, उसके बगैर जिंदगी नहीं गुजरेगी। चलो जी, बड़े हम आगे एक स्टेप। सर बता दें 14,100 कैसे आया, कौन सा 14,100? 12,000 और 2,100 ऐड किए बेटा हमने। सईदा जहरा 12,000 और 2,100 हमने ऐड किए, अगर आप कैलकुलेटर में ऐड करो तो ये एग्जैक्टली 14,100 आ जाए, ऐसा। चले जी, अब अगर एक छोटा सवाल दूंगा, ऑब्जेक्टिव उसका कुछ और है, ऑब्जेक्टिव उसका कुछ और है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी, ऑब्जेक्टिव कुछ और है उसका, ठीक है। सबसे पहले सर, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल 15,000 रुपए, मालिक कैपिटल लाया कितने का? 15,000 रुपए का। अक्वायर्ड, अक्वायर्ड का मतलब होता है परचेज करना। व्हीकल का मतलब होता है गाड़ी। हमने एक शॉप खरीदी, 6,000 रुपए में कौन सी शॉप मिलती है, तो आप करते जाओ ना अपना काम यार, ये डॉलर्स है। मैंने कोई चीज बेची खरीदी नहीं है। 2,100 रुपए कहां से आया सईदा जहरा, आप मुझे स्टूडेंट नहीं लग रही हो बेटा, तंग करने वाली लग रही हो आप, मुझे लग रहा है किसी इंस्टीट्यूट में बेटा। 2,100 रुपया हमने बेचा जी। सर मुझे अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दो, उससे मैंने बैलेंस शीट बनवानी है, ठीक है। वो क्या होती है बता, पहले अकाउंटिंग इक्वेशन इसकी बना के। इक्कीस सौ बेटा ऐसे आया था कि हमने गुड्स बेची थी 2,100 रुपए में, और सवाल में दिया हुआ था, लास्ट जो ट्रांजेक्शन है ना उसमें अगर तुम देखो तो 2,100 रुपए दिए हुए। जी मेरे बच्चों, हो गया। चलिए बेटा।
जी मेरे भाई, हो गया? चलो अब आओ, इसको मैं करवा रहा हूं। देखो इसको मैं किस नियत से करवा रहा हूं वो जरा देख लो। हाँ? ठीक है जी। देखो मुझे एक बात बताओ, मेरे पास कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, तो एक तरफ मेरे पास कैश आया कितने का? 15,000 रुपए का। मेरे बच्चों दूसरी तरफ क्या आया? 15,000 रुपए का। ऐसा ही है? अच्छा, ये मेरे पास हो गई पहली ट्रांजैक्शन। दूसरा, सर मैं स्टॉक खरीदा, तो अब कैश के साथ साथ हमारे पास स्टॉक भी मौजूद है। स्टॉक कितना मौजूद है? 5,000 रुपए का। तो कैश हमारे पास मौजूद है कितने का? सर ऑन दी अदर साइड हमारे पास कैपिटल वैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है 15,000। तीसरा, सर अब हमारे पास स्टॉक भी मौजूद है, हमारे पास व्हीकल आ गया नया, कितना? 2,000 रुपए का। और हमारे पास कैश रिड्यूस हो गया होगा। कैपिटल अनचेंज आ रहा है कितने का? चौथी ट्रांजैक्शन, सर हमने अब शॉप भी खरीद लिया, स्टॉक हमारे पास 5,000 है। फिर व्हीकल्स 2,000 है। कैश कम हो गया होगा, कितना? 2,000 रह गया। और क्या गया अब हमारे पास? शॉप आ गया कितने का? 6,000 का। और बराबर में कितना? 15,000। इसके बाद हमने क्या किया? उधार लिया। उधार लेने से हमारे स्टॉक 3 गुना हो गया? नहीं सर। उधार लेने से हमारे व्हीकल बढ़ गए? नहीं सर, उतना ही है। उधार लेने से अलबत्ता कैश जरूर बढ़ा। कितना? अच्छा, 2,000 प्लस 5,600 वुड बी 7,000। सर शॉप अनचेंज 6,000, फिर कितना? और लायबिलिटी आगे कितने की? ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, अकाउंटिंग इक्वेशन की दोनों साइड्स तुम्हारे सामने, दोनों साइड्स तुम्हारे सामने ना। इसको मैं नाम दे रहा हूं, ये हमारे पास लेफ्ट साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड। ऐसा? सर मैं काम करता हूं ना, इसको एक ऐसा छोटा सा अकाउंट टाइप बना लूं। मैं कहता हूं जनाब इस अकाउंट को मैं नाम दे रहा हूं, क्या चीज? बैलेंस शीट। क्या नाम दे रहा हूं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? एक बिजनेस के पास जितनी चीजें अभी मौजूद है, कहां कहां से आई हैं, ये सब बैलेंस शीट पर रिफ्लेक्ट कर रहा था। क्या चीजें, कितनी चीजें और कहां कहां से आ रही है। अच्छा, चीजें हैं क्या क्या हमारे पास? स्टॉक है कितने का? 5,000 का। फिर व्हीकल है कितने के? फिर कैश है कितने का? फिर शॉप है हमारे पास कितने की? 6,000 की। दूसरी तरफ कैपिटल है कितने का? और दूसरी तरफ लायबिलिटी है कितने की? तो अगर अकाउंटिंग इक्वेशन को मैं इस तरह एक मतलब एक फॉर्मेट पे डाल दूं, तो ये फॉर्मेट क्या कहलाएगा? ये बैलेंस शीट कहलाएगा। बैलेंस शीट की दोनों साइडें हमेशा क्या होंगी? इक्वल होंगी, टैली होंगी। कितना जी? लायबिलिटी कार में ऐड क्यों हुई? कैश में ऐड हुई ना, कार में कहां ऐड हुई? सर ये कार नजर आ रहा है हमका, इसको कैश कर दे। सेट हो गया कितना? 20,000। ऐसा? ये बैलेंस शीट आया हुई। अब सुनो, अब अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन दूं, अगले स्टेप पे आप मुझे बैलेंस शीट बना के दे सकते हो? दे सकते हो बना के? पक्का? अब एक एक स्टेप में आगे लेके जा रहा हूं, ठीक है जी। और एक स्टेप आगे ले जाने के बाद हम जाएंगे सीधा जर्नल जर्नल के ऊपर, ठीक है। वो पता नहीं क्या होता है, अभी मैंने नहीं बताया सर। ये मुझे बताओ, ये चीज समझ आ रही? बैलेंस शीट बना लोगे अकाउंटिंग इक्वेशन की? इसको मैं क्या नाम देता हूं सर? ये कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है ये। ऐसा? चलें सर, एक सवाल और लिखे, मेरी कॉपी कर लें।
बात क्लियर हो गया बेटा? सैयदा जहरा क्लियर हो गया बेटा? क्वेश्चन दिखा रहा हूं, पहले इसको कॉपी कर लो, सॉल्यूशन कॉपी कर लो, फिर क्वेश्चन दिखा रहा हूं वापस। बहुत छोटा हो गया, नजर आ रहा नहीं? जी मेरे भाई, बढ़े हम आगे? चलो मेरे बच्चों, कैन वी राइट सेपरेट लोन इंस्टेड ऑफ एडिंग? नहीं, लोन तो बेटा तुम्हारे पास एक तरफ आ गया ना, दूसरी तरफ तो कैश ही लेकर आया ना। लोन जो मिला वो किस फॉर्म में मिला है? तो हम उसका पैसा अलग थोड़ी रखेंगे, उधार का पैसा है या अपना पैसा, नहीं एक ही है ना पैसा, उसका हिसाब अलग रख लिया हमने लोन के तौर पे, बस पैसा एक ही है। जी मेरा बच्चा, बैलेंस शीट ऐसे ही दिल कर रहा था। बैलेंस शीट हमने इसलिए बनाई ताकि पता चले ना कंपनी के पास है क्या। हाँ भाई, राइट साइड क्या बता रही है कि कंपनी को पैसे किस किस ने दिए? क्या दिए सर कंपनी को? 15,000 रुपए मालिक ने दिए और 5,000 रुपए, 5,600 उधार मिले। और ये सब पैसे लेने के बाद कंपनी ने किया क्या? सर 5,000 का स्टॉक पड़ा है कंपनी के पास, व्हीकल पड़ा है और कुछ कैश पड़ा है, और साथ साथ में हमारे पास एक दुकान भी पड़ी है। ऐसा क्लियर है? अब बताएं सर, एक स्टेप आगे और लेके जाऊं? अच्छा सर, मैं एक एक छोटा सा स्टेप आगे जाऊंगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो जनरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, यानी जैसे अकाउंटिंग होती है ना उस पर जा रहे हैं। ये अकाउंटिंग नहीं है, जो भी हम सीख रहे हैं क्या है ये ठोस ग़िज़ा में पहला कदम है। याद है ना, 4 महीने बाद बच्चे को सेरेलैक खिलाते हैं, तो ये सेरेलैक खा रहे हैं। ठीक है जी, बढ़े हम आगे दोस्त। कुछ लोग तो बड़े होके भी खाते हैं, ऐसा है, उसका टेस्ट अच्छा होता है, ऐसा है कि नहीं? कौन खाता है? झूठ तुम बताओ ना, क्या मसला है? सेरेलैक में कौन सा तुमको चर्स पीने पे? हाँ जी, स्ट्रॉबेरी और राइस वाला बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह माफ करे, बच्चों से भी छीन के खा जाओ। चलो जी, बड़े एक स्टेप। हसनैन भाई, एक अकेले बैठे हो भी मास्क पहन के बैठो, पहन लो पहन लो, अच्छी बात है। वैसे तो मैं ये बात बता रहा हूँ, बाकी लोगों को तो कोरोना, भाई कोरोना मुंह और नाक से जाता है अंदर, वो बंद करो। नॉलेज ही गलत मिली है तुम लोग। मास्क किधर है भाई तुम्हारे? कितने लोगों को कोरोना हो चुका है? हो के गुजर गया? एक बस? दो? कराची की 95% आबादी को कोरोना हो चुका है। हाँ, और उनको पता भी नहीं चला। 5%? नहीं, मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ ये क्योंकि आहान हॉस्पिटल की रिपोर्ट है।
कि जिस हिसाब से लोग आए, उन्होंने अपने टेस्ट करवाए, 100 टेस्ट हुए आखान में, 100 जैसे 100 टेस्ट हुए तो 100 में से 60 को कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, और उस 60 में से सिर्फ 3 लोग ऐसे थे जिनमें सिम्टम्स नजर आए, यानी 5% का रेशियो है सिम्टम्स नजर आने का, बाकी ये सिम्टोमेटिक है सारे। हमारे घर में भी मेरे ख्याल में हो चुका है, क्योंकि सब एक साथ बीमार पड़ गए थे, ठीक है जी। और उससे पहले मुझे हो चुका था, जो छोटी ईद और बकरा ईद का टाइम था ना, तो इधर आकाश को हुआ पहले, और चूंकि हमने उसूल रखा था कि हाथ कोई नहीं मिलाएगा, दूर दूर से मतलब फासला रखेंगे हम, लेकिन शीशा एक ही था, ठीक है ना, तो सब उसी में मुंह लगाते थे, सबको हो गया है, नहीं सबको हो गया, एक वक्त में टेस्ट गायब हो गया था सबका, ऐसे लग रहा था अखबार खा रहे हैं, ठीक है ना, हुआ था ना, बस इसको तो पक्का हो चुका है हमारी बेटी, ठीक है। हाँ जी सर, एक स्टेप आगे जा रहे हैं हम दोस्त। अब अच्छे तरीके से एक चीज नोट करना, अब मैं लेके जा रहा हूं तुम लोग को ओरिजिनल जो अकाउंटिंग का है उस पर लेके जा रहे हैं हम। रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, देखिए आपने अभी लेफ्ट साइड पे देखे एसेट्स, गौर से देखना, कौन से एसेट्स देखिए, बताओ मेरे बच्चों, एसेट्स दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के, एक एसेट होता है करंट और एक नॉन करंट। वो एसेट जिसमें से करंट पास हो सकता है वो करंट एसिड है, और जिसमें से करंट पास नहीं हो सकता, जो लकड़ी वगैरह के बने हुए, प्लास्टिक के बने हुए, वो नॉन करंट, ऐसे ही है ना। फिर देखो, करंट का मतलब होता है, जैसे मैं कहता हूँ ना करंट हालात, करंट का मतलब होता है अभी, वो एसिड्स जो अगले 12 महीनों में या तो बिक जाएंगे या कंज्यूम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अगले 12 महीनों में या तो बिक जाएंगे या कंज्यूम हो जाएंगे, वो क्या है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो हमारे पास सेवर लगा हुआ है, ये सेवर जो लगा, ये करंट एसिड है आरटीडी का, हाँ क्यों, एक साल के अंदर अंदर ये तो खत्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, बेचने के लिए तो नहीं लिया ना हमने, कंज्यूम हो जाएगा ना एक साल में। चाइना का सेवर एक साल में वाकई हो जाता है भाई, होता है नहीं होता। सर मेरे घर में तो मैं जब पैदा हुआ था उस वक्त की लाइट लगी हुई, अभी तक चेंज नहीं वैसे आमतौर पर एक साल में खत्म हो जाता है ऐसा। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं, सर एआरडीटी में मिसाल के तौर पर जो टेबल है ये नॉन करंट है, क्यों, ये जब से एआरडीटी बना है टेबल साथ ही आया, ये जब से चले जा रहे हैं, ये रोस्टम जब से चले जा रहे हैं, कुर्सियां जब से चले जा रही हैं, लेकिन सर ये जो प्लास्टिक लगा हुआ है ना, ये हर साल क्या होता है, चेंज होता है, क्यों, खराब हो जाता है, एक साल में कंज्यूम हो जाता है ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ सर, स्टॉक मेरे पास जो खरीदने के लिए, बेचने के लिए मैंने खरीदा होता है, आमतौर पर स्टॉक एक साल के अंदर अंदर, तो वो कौन सा एसेट है, करंट एसेट है, बिक जाता है, ठीक है जी। सर छोटे एसेट्स, जो छोटे मोटे एसेट्स होते हैं वो एक साल में क्या हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं। एआरडीटी पहले जो मार्केट्स में पढ़ाते थे, तो मार्केट्स क्या थे हमारे लिए, करंट एसेट से, वो एक साल में फारिग हो जाते हैं ऐसा। तो वो एसेट जो एक साल में खत्म हो जाए या बिक जाए, वो क्या है, करंट एसेट है ऐसा। और सर जो एक साल में ना बिके, उसकी लाइफ एक साल से ज्यादा हो, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन करंट एसेट्स ऐसा। नॉन करंट एसेट्स की लाइफ एक साल से ज्यादा होती है ऐसा। बताओ बैलेंस शीट कब कब बनाई जाती है, एक साल में एक दफा। तो फिर एक साल में अगर एक दफा बैलेंस शीट बनानी है, तो फिर करंट और नॉन करंट की क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हो। सर इसीलिए कर रहे हैं ना, हम ये बता रहे हैं कि जो करंट एसेट्स आज बैलेंस शीट पे नजर आ रहे हैं ना, वो अगले साल नहीं होंगे, वो अगले साल, क्योंकि हम हर साल बैलेंस शीट बनाते हैं, तो हम आवाम को ये बताते हैं कि जो करंट एसेट्स बैलेंस शीट पे आज मौजूद है, ये करंट है, इसका मतलब है आज है, अगले साल इसकी जगह कुछ और होगा ऐसा। और जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं वो, सर लॉन्ग टर्म एसेट्स तो आपने बताया नहीं, नॉन करंट एसेट को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कहते हैं। तो सर नॉन करंट एसेट आपको अगले साल भी नजर, बताओ करंट एसेट्स क्या है सर, जो एक साल में या तो कंज्यूम हो जाए या बिक जाए, जिनकी लाइफ एक साल से ज्यादा, नॉन करंट एसेट्स, जिनकी लाइफ एक साल से कम, ये बात समझ आती जी मेरा बच्चा, वो नॉन करंट है, मतलब एक साल में बिक जाती है, ऐसी है क्या ना। नहीं मुझे एक बात बताओ, लैंड खरीदना बेचना तुम्हारा बिजनेस है, बिजनेस है तो फिर वो करंट एसेट है।
क्योंकि हमने खरीदा है किसके लिए, उसको बेचने के लिए। अगर हमारा बिजनेस नहीं है, जैसे मिसाल के तौर मैंने पेशावर में एक जमीन खरीदी, तो मेरा बिजनेस नहीं है ये, मैंने कहा मुस्तकबिल हम गांव में जाके गुजारेंगे जहां से आए थे हम, ऐसा, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको क्या क्या क्लासिफाई कर रहे हैं, नॉन करंट। जो बेचने के लिए खरीदा है वो हमेशा क्या होगा, करंट एसेट होगा, भले उसका साइज कितना बड़ा हो। एक बंदा बिल्डिंग बना के बेच देता है, तो बिल्डिंग उसके लिए क्या है, करंट एसेट, क्योंकि हमारा अंदाजा होता है एक साल में चीज निकल जाएगी। ठीक है जी। जो इस्तेमाल कर रहे हो वो क्या है, इसमें से मेजॉरिटी नॉन करंट है, एसी, कैमरा, पंखा, लेकिन ये सेवर, ये जो तारें लगी हुई हैं, ये सब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है। कुछ ऐसी चीजें जो रिप्लेस हो जाती हैं, कुछ नहीं रिप्लेस होती, जो नहीं रिप्लेस हो रही है वो क्या है, वो लॉन्ग टर्म है, नॉन करंट है, और जो रिप्लेस हो रही है वो जबरदस्त, ऐसा। अच्छा जी, सुनो 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 सुनो, मुझे बताइए एसेट्स की क्लासिफिकेशन है किसके हिसाब से, कि कितनी जल्दी एसेट खत्म हो जाएगा और कितनी देर तक ये रहेगा, ऐसा। सर एसेट को और भी दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक एसेट होता है कौन सा, और स्पेलिंग देख लेना भाई, ए ई है, देख लेना। सुनो, टेंजिबल एसेट क्या है, देख सकते हैं इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, वो क्या है, ये जितनी चीजें पड़ी है फिजिकली एग्जिस्ट करती है, ये क्या है, ये टेंजिबल है, ऐसा है, ये टेंजिबल है। अच्छा, सॉफ्टवेयर एक एग्जांपल है, सॉफ्टवेयर फिजिकली नजर आता है, नहीं सर, तो वो क्या है हमारे पास, इनटेंजिबल है वो क्या है जनाब, इनटेंजिबल। अब सुनो 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 सुनो, टेक्निकल एग्जांपल जो समझोगे समझ पाओगे। बताओ टेंजिबल एसेट्स क्या है, जिनकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जितनी चीजें तुम्हारे पास यहाँ पड़ी है सारी टेंजिबल एसेट्स है। कैश टेंजिबल है ना, नोट नजर आते हैं ना भाई, या नहीं आते हैं, हाँ सर आते हैं सर, बिल्कुल सर। उसके बाद फर्नीचर, सर हमारे पास स्टॉक, सारे टेंजिबल नजर आते हैं ना भाई। सर कार, सर बाकी के व्हीकल्स। अब बताओ सर पाकिस्तान में विच वी कैन सी और टच, ये नहीं है बेटा, ये वो नहीं है, बहुत सारी चीजें। अच्छा ये डेफिनेशन ही सही नहीं है, विच वी कैन सी और टच नहीं। टेंजिबल का मतलब क्या है, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, बस खत्म। ठीक है जी, वेदर वी कैन सी इट और नॉट, वेदर वी कैन टच इट और नॉट, एक चीज फिजिकली एग्जिस्ट करती है, हम उसको क्या कहेंगे, टेंजिबल, ऐसा। अब ये लड़का टेंजिबल है इनटेंजिबल है, नजर आ रहा है, हाथ लगा सकता हूँ नहीं लगा सकता हूँ एक अलग बात है, लेकिन है ये टेंजिबल। ठीक है जी। आप सुने जरा दोस्त, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने देखा होगा मैकडॉनल्ड्स की बहुत सारी ब्रांचेज हैं पूरी कराची में, लेकिन आप कहीं से भी आप जो है ना उनकी कोई भी प्रोडक्ट खरीदे ना, एक ही जैसी होगी, आपको टेस्ट में फर्क नहीं नजर आएगा, ऐसा है। तो मैकडॉनल्ड्स वालों ने, जो मैकडॉनल्ड्स इंटरनेशनल है, उन्होंने इनको अलाउ किया ना कि हमारा नाम यूज करके आप क्या करें, ये बन कबाब बेचें, ऐसा। हाँ सर, इज्जत दें जरा सर, बर्गर नो, हाँ बर्गर, ठीक है जी, आप बर्गर बोले, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, उन्होंने उन्होंने क्या किया, मैकडॉनल्ड्स वालों ने एक तो इनको इजाजत दी, दूसरी अपनी रेसिपी भी दे दी। क्या दे दी, अच्छा रेसिपी जो दी गई, तो रेसिपी यहाँ के लोगों ने सिर्फ सुनी, अच्छा यही होगा, रेसिपी लिख के दे दी, और रेसिपी के हमने क्या दिए, पैसे दे दिए। यानी यहाँ लोकल वालों ने, पाकिस्तान वालों ने मैकडॉनल्ड से जो रेसिपी खरीदी, मैकडॉनल्ड इंटरनेशनल से, उसके क्या पे किए, पैसे पे किए। तो रेसिपी हमारा एक एसेट है, हाँ सर, उससे आगे मुस्तकबिल में हम इंशाल्लाह ताला करोड़ों रुपए कमाएंगे। क्या वो रेसिपी टेंजिबल है इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल है सर। वो कागज पे तो लिखी हुई है, नहीं कागज पे लिखी हुई नहीं, मतलब उसकी कोई उस रेसिपी की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। हम क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, आसान अल्फाजों में हमने क्या लिया हुआ सर, नहीं क्या कहते हैं हम, ये फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, जो फॉर्मूला हमने खरीदा उसको क्या कहते हैं हम, ऐसी दिमाग में आता, पेटेंट्स क्या कहते हैं, PATENTS, फॉर्मूला खरीद लो ना किसी ने, क्या कहलाता। सर मुझे बताएं, आप कोक पाकिस्तान में पिए या दुबई में पिए, आपको एक जैसी लगेगी, बस ऐसा है नहीं, ठीक है जी, एक जैसी लगेगी, क्यों, दोनों के प्रोडक्शन का सेटअप एक जैसा है, ऐसा है। तो सर जो पेप्सी पाकिस्तान है, उसने पेप्सी इंटरनेशनल से क्या खरीदा, पेटेंट्स खरीदे, फॉर्मूला खरीदा, क्या बनाने का,
पेप्सी बनाने का बचपन में याद आ रहा है ना, पेप्सी वो गली में भी मिलती थी, वो गैस वाले उसमें डाल के ऐसा, लेकिन वो मजा, लेकिन उससे ज्यादा मजा आता था जो कभी कर 1 रुपए की मिलती थी ऐसा। अब पता नहीं आप इतने पुराने हो या नहीं हो। तो सर पेटेंट्स क्या है, आपने किसी से फॉर्मूला खरीद लिया, क्या वो फॉर्मूला फिजिकली एग्जिस्ट करता है? नहीं सर, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा है। तो वो भी क्या है हमारा इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट क्या होगा भैया? वो जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसकी। सॉफ्टवेयर की फिजिकल एग्जिस्टेंस है? नहीं सर। हाँ हाँ सर, वो सीडी पे होता है ना? नहीं, सीडी पे नहीं होता बेटा, सीडी पे तो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। एक सीडी की वैल्यू करोड़ों होती है और एक की आपको पता ही होगा 30-40 रुपए है। तो मुझे बताओ सीडी की वैल्यू है सॉफ्टवेयर की वैल्यू है? तो सॉफ्टवेयर उस पर नजर आता है तुम्हें? नहीं सर। तो मुझे बताओ सर, वो एसेट जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो क्या है? टेंजिबल हो। जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है वो क्या है? ऐसा है। अब मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं आपसे पूछूं एसेट को सब्सटेंस के हिसाब से, यानी फिजिकली एग्जिस्ट करता है उसके हिसाब से क्लासिफाई करो, तो क्या बताओगे? टेंजिबल और इनटेंजिबल। और अगर मैं आपको कहूं एसेट को क्लासिफाई करो उसकी लाइफ के हिसाब से, तो करंट और नॉन करंट, ऐसा है? ऐसा है सर। तो बता एसिड की कितनी टाइप्स है? बस यही, तुम यही मार खा गए सर। 2 टाइप है उसकी लाइफ के हिसाब से और 2 टाइप है उसकी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैश जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास ये सेवर, ये करंट भी है और टेंजिबल भी है, ऐसा? ऐसा है सर। तो ये याद रखना, ये 4 क्लासिफिकेशंस नहीं है, ये 2 हैं। किसके हिसाब से? इस क्लास में कितने लड़के हैं कितने लड़कियां हैं, ये क्लासिफिकेशन होगी। फिर मैं कहता हूं कितने कॉमर्स से हैं कितने साइंस से हैं, ये। तो हमारी क्लास में चार टाइप के लोग हैं। नहीं सर, 2 टाइप के लोग हैं जिन्स के हिसाब से और 2 टाइप के लोग हैं अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, ऐसा? ऐसा है सर। सर कॉपी कर ले, सैफ आ रहा है आगे बता रहा हूं। हाँ जी। और इंटेंजिबल्स की मिसालें दूं हैं? कोई और एग्जांपल ध्यान में आती? कॉपीराइट्स क्या होता है? हाँ इंटेंजिबल तो होता है, लेकिन है क्या कॉपीराइट? वेरी गुड सर। मिसाल के तौर पर मैंने जबरदस्त किस्म का टिकटॉक पे एक वीडियो बनाया, ठीक है जी, और मैं सोचा कि यार ये वाली वीडियो में जो मैंने डांस मूव्स लिए ये चोरी हो सकता है, ठीक है ना? तो मैंने जाके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा भाई मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, ये मेरे ये वाले डांस मूव किसी गाने में नहीं आने चाहिए। तो मैंने क्या किया, जाके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक कुछ पैसे दिए, उन्होंने मुझे लाइसेंस दे दिया कि ये वाले डांस मूव सिर्फ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा कोई बंदा नहीं इस्तेमाल करेगा। तो मुझे बताओ सर, ये जो जो मैंने पैसे पे किए इसके अगेंस्ट जो मुझे कागज मिला है ये क्या है? सर लेकिन कागज तो है ना, कागज मैंने वो नहीं किया है, मैंने अपने डांस मूव्स को क्या किया है, प्रोटेक्ट कर दिया। अब ऐसा कोई नहीं नाचेगा, ऐसा? ऐसा है कि नहीं? सर ये हमारे पास क्या है, कॉपीराइट है सर। और सर कुछ? सर मैंने एक कवाली गाई एक जमाने में, एक दरगाह पे बैठ के एक सूफियाना कलाम लिखा, वही तबला पकड़ के मैंने कवाली गा दी। अब वो कवाली हिट होती जा रही है, मैं सोच रहा हूँ ये ना हो ये कल किसी इंडियन फिल्म में आ जाए, तो मैंने क्या किया, उसको कॉपीराइट करवा लिया। ये क्या है? इंटेंजिबल, ऐसा? अच्छा कितने लोगों ने कोई बहुत मशहूर फिल्म शॉशैंक रिडेम्पशन किसी ने देखी है? नहीं देखी? एक फिल्म है शॉशैंक रिडेम्पशन, नहीं देखी? नहीं देखी? कितने लोग नहीं देखी ही नहीं आप लोगों ने? गॉडफादर देखी? कितने लोगों ने देखी? ये दुनिया की टॉप मूवीज हैं 2। आप अभी भी वो नसीबो लाल के गाने सुनते हो हैं? शाहरुख खान की फिल्में देखते हैं? शाहरुख खान तो खैर वैसे आउटस्टैंडिंग बंदा है। हाँ? शॉशैंक रिडेम्पशन एक बंदे की जेल से भागने की कहानी है, ठीक है जी, वो आप देखो अच्छी फिल्म है। कितने लोगों ने एक कितने लोगों ने एक फिल्म देखी होगी, को 300 दफा देखी होगी सब ने, इतना तो मैं बता सकता हूँ। उसका नाम है सूर्यवंशम है। कितने लोगों ने को 300 दफा देखी है? सच बताना है। क्यों? मैं आपको बता सकता हूँ उसकी वजह, पता क्या है? मैं वजह बता सकता हूँ ना। आप नहीं देखी सूर्यवंशम? नहीं देखी? कितने लोगों ने नहीं देखी? अच्छा चलो, मैं सर फिल्में नहीं देखता, गुनाह का काम है।
अच्छा देखो, सूर्यवंशम एक फिल्म है जो सेट मैक्स ने खरीद ली थी, एक चैनल ने सेट मैक्स, उसने वो फिल्म खरीद ली। अच्छा जो फिल्म खरीदी, ये फिल्म क्या है, इंटेंजिबल एसेट है, और वो क्या करते हैं हर जुमेरात को वो, और मेरे बड़े भाई हैं, वो देख के उसको ना बड़े इमोशनल हो जाते, देख रहे होते थे उसको, रो पड़ते थे हैं। हाँ 300 दफा यार। ये जो छोटे होते थे ना जी, एक कार्टून आता था छोटा भीम, छोटा भीम का एक एपिसोड 8वीं दफा देख के भी हंस रहे होते थे। बच्चे होते हैं छोटे, उनको अच्छा लगता है। छोटा भीम अभी भी छोटा ही है, बच्चे बड़े हो गए हैं। चलो जी आगे बढ़ो दोस्त। तो इंटेंजिबल्स, इंटेंजिबल्स के 1000 एग्जांपल्स हैं, आप वक्त के साथ साथ, अच्छा 2-3 याद हो तो सुना दो। क्या चीज, क्या इंटेंजिबल्स की एग्जांपल्स क्या है? अभी मैंने बताया सर, अभी एग्जांपल, सर कोई मैंने मूवी खरीद ली, ये क्या है, इंटेंजिबल। सॉफ्टवेयर खरीद लिया, इंटेंजिबल। फॉर्मूला खरीद लिया किसी का, इंटेंजिबल। अपने डांस मूव्स को प्रोटेक्ट करवा लिया, ये भी इंटेंजिबल। ऐसा ऐसा सर, टेंजिबल एसेट्स की तो आपके सामने 1 करोड़ एग्जांपल है। ऐसा ऐसा है सर। चलिए जी बोलो। कैपिटल लेटर, व्हाट इज कैपिटल लेटर? बहुत लंबी लेकर आ गई, तो आगे हम पढ़ेंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट है वो, कैपिटल लेटर नहीं। नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, अब मुझे एक चीज ये बताओ सर, अच्छा एक बात बताओ, किसी चीज का लाइसेंस, ये क्या है, इंटेंजिबल है। क्यों लाइसेंस है? सर मुझे फायदा देगा आगे, एसेट है मेरा, पैसे मैंने पे किए, लाइसेंस मिल गया मुझे। सर किस चीज का लाइसेंस? मिसाल के तौर पर सर मैं एक सिनेमा हाउस खोलना चाह रहा हूँ, सिनेमा हाउस इटसेल्फ क्या है, टेंजिबल है, लेकिन उसका लाइसेंस, उसको चलाने का राइट, वो क्या है, वो इंटेंजिबल। ऐसा तो आप आगे जाके 1000 किस्म के ऐसे एसेट्स देखोगे जो इंटेंजिबल होंगे। ठीक है जी। अब बड़े स्टेप आगे, स्टॉक इज ऑल्सो इंटेंजिबल। हाँ सर वो स्टॉक नजर ही नहीं आता, जो बंदा खरीदने आता है हम उसको कहते हैं थैली में डाल दो। स्टॉक इंटेंजिबल नहीं है ना, टेंजिबल एसेट है ना भाई। शेयर्स भी टेंजिबल है ना, फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं ना। हाँ सर आगे हम एक और चीज पढ़ेंगे, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, एसेट्स की एक और क्लासिफिकेशन है, कौन सी, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। अभी थोड़ा सा आइडिया दे दूं क्या होता है। 5 रुपए का नोट देखा है, सॉरी 5 रुपए का तो है भी नहीं अपना नोट। अच्छा 20,000 का नोट देखा है किसी ने? 20,000 का नोट नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है लोगों को नोट का पता है। सर 5,000 का एक नोट है ऐसा, और सर मुझे बताएं मेरे पास 100 रुपए का एक नोट है, दोनों में एक जैसा कागज लगा हुआ है ऐसा, लेकिन जो 5,000 वाला नोट है वो साइज में भी उसी जितना ही है, 100 रुपए वाले नोट जितना ही है, लेकिन वैल्यू उसकी। तो हम आगे एक चीज पढ़ेंगे, फाइनेंशियल, और कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो दिखने में बहुत कचरा होते हैं लेकिन उनकी वैल्यू, मैं नहीं जाना चाह रहा उसमें, जो शेयर्स है ना वो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, आगे नहीं जाना चाह रहा मैं, बस अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही है, कौन से, टेंजिबल और इंटेंजिबल। ठीक है जी, और हमारे पास करंट और नॉन करंट। अच्छा अब सुनो, लाइबिलिटीज, उधार जो वापस करने, वो भी 2 टाइप, दो क्लासेस होती हैं, कौन सी, करंट और, हाँ जी करंट लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी, जो अगले 12 महीनों में आपको हर हाल में क्या करनी है, पे ऑफ करनी है, और जो 12 महीनों से आगे पे ऑफ करनी है वो नॉन करंट। मिसाल के तौर पर मेरी अम्मी ने उधार लिया एक बंदे से पैसे, अब्बा से ही लिया और किससे लेंगी, अब्बा से पैसे उधार लिए कि भाई इस बच्चे को मैं सीए करवा रही हूँ, या अपने भाई से उधार ले लिए, जब ये सीए कर लेगा तो इंशाल्लाह ये पैसे आपको वापस कर देगा, ये कौन सी लाइबिलिटी है, हम सबको पता है ये तो है ही नॉन करंट। ठीक है जी, और करंट, अगर उसने इंट्रो का पेपर पास कर लिया पैसे वापस कर दूंगी, हाँ जी करंट हो सकता है सर, नॉन करंट है, नहीं करंट है जो अगले 12 महीनों में पे करने वो क्या है, करंट लायबिलिटी, जो 12 महीनों से आगे पे करनी है वो क्या है, नॉन करंट। ऐसा सर, इसको भी कॉपी कर लें सर, शाबाश। मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन आज दिमाग में बिठाने की कोशिश की। सर क्या इसकी डेफिनेशन लिखने को आती है? नहीं, लिखने को जो आता है वो तो अभी अलग ही दुनिया है।
ये चीजें कभी भी लिखने को नहीं आती, ठीक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, लेकिन मतलब इसको इसके लिए ना अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपकी अपनी जुबान है उसमें लिख दो। करंट एड़ो दार जड़ो अगले साल पे करंदो थियो व्यो वाए, ठीक है जी, जो भी लिख दो, ठीक है जी, इससे फर्क नहीं पड़ता जी। नॉन करंट आगा पैसे चिकमे डोलस में आशु नपास बमूंगा फेंकाऊ, ठीक है जी, पश्तो है, पश्तो इसलिए आते हैं कि मैं पठान हूं, पढ़ता हूं। सर स्टडी टेक्स्ट गो थ्रू करनी होगी, बिल्कुल करनी होगी, हाँ जी, बढ़े आगे हम। तो बच्चा है क्लास में जो पठान है, बस एक दो तीन, अब तुम लोग तो पठान हो, तुमने आज अब सीन देखो, कितने पंजाबी हैं, दो तीन, बलोच एक भी नहीं होगा, एक बलोच है बस। अब देखो उर्दू स्पीकिंग कितने, ये सबसे जबरदस्त चीज है उर्दू स्पीकिंग लोगों की कि उन्होंने अपने बच्चों की तालीम में पैसा इन्वेस्ट किया। और मैं आपको बताऊं, आपको फर्क नजर आएगा कि एक उर्दू स्पीकिंग लोगों की कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोग आपको बहुत नजर आएंगे, बाकी लोगों में आपको, बाकी कौमों में आपको पढ़े लिखे लोग इतने नजर नहीं आएंगे। ये ट्रेंड अब चेंज हो रहा है, ठीक है ना, ये तालीम का अब हिसाब किताब चल रहा है। और जो बाकी पाकिस्तान की कौमों से उर्दू स्पीकिंग कौम और टू सम एक्सटेंड मेमन कौम को 50 साल आगे, तो ये हमारी बदनसीबी है, ये बाकी कौमों की बदनसीबी है कि वो तालीम में इतना पीछे हैं। आपको, आप किसी मेडिकल प्रोफेशन में चले जाओ, आपको तब भी उर्दू स्पीकिंग लोग आगे नजर आएंगे, इंजीनियरिंग में चले जाओ। ये ट्रेंड चेंज होगा अगले 50-60 सालों में, जब बाकी के लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अब मेमन होंगे, देखो मेमन भी क्लास में ठीक ठाक निकले, मेमन कितने, अच्छा मेमन इस क्लास में 5-6 ही है। मैं बलूच हूँ, अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड। बंगालियों का भी पूछ लें, आ गया यार, आ गया। अब एक बात बताओ सर, सुनो 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 सुनो, नहीं रेसिस्ट नहीं है, बंगाली इज नॉट अ रेस, बंगाली इज अ कॉम, ठीक है ना। मैं सिर्फ ये बता रहा था कि बाकी की जो कौम है उनमें अभी भी तालीम का इतना बड़ा, इतना क्योंकि नहीं है, रुझान नहीं, इसीलिए एक जमाने में जब उर्दू स्पीकिंग लोग गवर्नमेंट ऑफिस में आपको नजर आते थे, उस जमाने का कराची और आज के कराची में जमीन आसमान का फर्क है। कोटा सिस्टम जो लगा था ना, उसके नुकसान आते ही। चलो जी, सिंधी हो, पंजाबी हो, पठान हो, जो भी हो, हम एक कौम है, ठीक है ना, किसी को मार्जिनलाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये है कि जिसका राइट है उसको राइट मिलना चाहिए, सीधी बात है। मेरिट पे होना, हाँ, वही वही तो नहीं होता। आपको भी मैं गवर्नमेंट ऑफिस का हाल बताऊं ना, पाकिस्तान कराची में सीएसएस की जितनी वैकेंसीज आती है ना, उससे कम लोगों ने पेपर दिया होता है। अब कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना भी नहीं चाहता। आप एक उर्दू स्पीकिंग बंदा बढ़ाएं जो गवर्नमेंट ऑफिस को ज्वाइन करना चाहता, नहीं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको गवर्नमेंट में नजर नहीं आएगा। क्यों? 50,000 रुपये काम करोगे, है गवर्नमेंट नौकरी अवेलेबल है, असिस्टेंट कमिश्नर की जॉब मिलेगी, करोगे? नहीं करूंगा मैं। क्यों? बाहर जब 4 लाख रुपए मिल रहे हैं तो मैं क्यों भाई घर पे फालतू के भरम मारूं जाके 50 रुपए लेके, लोगों को बोलता फिरूं कि मैं कमिश्नर हूँ। खाते क्या है जी? खाने को कम है भाई, मसला है, कमाता नहीं हूं मैं लेकिन हूँ कमिश्नर। फायदा नहीं है ना, नहीं जाता कोई भी बंदा, कोई भी पढ़ा लिखा बंदा गवर्नमेंट ऑफिस को ऐसे ज्वाइन नहीं करता। ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब इसका रोना रोना ये अब सही नहीं, ठीक है। आपको सीएसएस की जितनी वैकेंसीज आती हैं, सबसे कम जो है वो सिंध के जो है वो शहरी इलाके अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। आप सिंध में चले जाओ, लाहौर में चले जाओ, मेजोरिटी लोग गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हो, यहाँ नहीं जाते, मर्जी है, मतलब ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। न्यू सिलेबस स्टडी टैक्स का है 2019 का एडिशन, वो कहाँ से, उससे ही काम चलाएं। अच्छा देखो, पुराना स्टडी टैक्स अपने डाउनलोड कर लो, उसी से काम चलाओ, लेकिन अभी स्टडी टैक्स वाले लेवल पे हम आए नहीं है ना। बताओ हमारे पास इस साइड पे क्या थे, इस साइड पे क्या थे? कैपिटल और, तो क्या एसेट्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और लायबिलिटीज को, करंट लायबिलिटीज और, ये हमारे पास क्या है सर?
ऐसा हम एक स्टेप और आगे चले गए, क्लासिफिकेशन भी हमने देख लिया। अब बताओ बैलेंस शीट पे कितना टाइप के एसेट्स आ रहे होते हैं? 2 टाइप के, कौन से? करंट और नॉन करंट। फिर 2 टाइप की लायबिलिटीज आ रही होती है, कौन सी? करंट और नॉन करंट। ऐसा यही सीखा हमने अभी तक। बड़े एक स्टेप आगे। हमारा कितना टाइम रह गया? 8 मिनट रह गया। 8 मिनट में हम नहीं उसको देख पाएंगे जो हमने अभी शुरू करना है। अच्छा भाई, मेरी 2 क्लासेस और होंगी, इसके बाद मेरे साथ मेरा असिस्टेंट प्रैक्टिस करवाना शुरू कर देगा आपको। वो प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है, मैं भी क्लास लूंगा, वो मेरे साथ क्लास ले रहा होगा, उसको खैर अब असिस्टेंट तो मैं बोलना नहीं चाहिए उसको, बाकायदा मेरे साथ टीचिंग करेगा। वो करेगा ये कि शुरू में तकरीबन 30 से 40 घंटे ना जो बेसिक अकाउंटिंग है वो आपको पढ़ाता जाएगा, ठीक है? उस लेवल तक लेकर आएगा आपको कि आपको अकाउंटिंग का पहला टॉपिक समझ में आना शुरू होगा। बाकी के कॉलेजेस में अभी पहला टॉपिक शुरू हो जाएगा अगली क्लास से। मैं इत्मीनान में नहीं आता, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड के बच्चे को आप डायरेक्ट जब अकाउंटिंग पढ़ाना शुरू करते हो, पहला टॉपिक इन्वेंटरी पढ़ाना शुरू कर दिया, बैंक रिकॉर्ड, उसका डेबिट क्रेडिट ही पक्का नहीं है, ठीक है ना? तो वो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कराता रहेगा। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं फायदा क्या होता है। जब उसके बाद आप पहला टॉपिक शुरू करते हो ना, तो बच्चे को पूरा सिनेरियो समझ आ रहा होता है। उसको ये नहीं फील हो रहा था कि आप एक बच्चे को ले जाओ, गाड़ी का इंजन खोलो, एक पुर्जे पे काम करवाना शुरू कर दो। उसको पता ही नहीं है ये पुर्जा पूरे गाड़ी में फिक्स होके क्या काम करता है, उसको कुछ पता नहीं है, बस पुर्जे पे लगा होगा। इससे बेहतर क्या है, पूरी गाड़ी उसको पहले बता दो चलती कैसे, फिर आप उसको लेके आओ, भाई ये पुर्जा है, इसका ये काम है, ये बाकी की चीजों से इस जगह कनेक्ट होता है, तो उसको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ठीक है जी। तो फिर इंशाल्लाह ताला जो है वो आगे लेके चलते हैं इसको। मैं यही इसको ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, आप लोगों का कोई रजिस्टर्ड ग्रुप बन गया? बन गया ना? अच्छा, नहीं बना? लॉ का बन चुका है। चलो बाकी भी देख लो, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है, ठीक है जी।